हेलो एवरीवन। तो आइए ज़रा हम लोग सीए फाउंडेशन मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ वेरी वेरी लॉजिकल चैप्टर एंड इट इज़ अ चैप्टर जो आपके साथ बहुत ही लंबे टाइम तक रहेगा। मतलब सीए फाइनल लेवल तक भी ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपका एएफएम मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप इंटर लेवल पर डिस्कस करेंगे एफएम में, तो बहुत टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। तो आइए ज़रा इस बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ेंगे, आप सबके पास वो मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो बिल्कुल आराम से डिटेल में सारा का सारा पढ़ेंगे। आप हमारे साथ अच्छे अच्छे से करिए। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इट इज़ पढ़ाई। आप कॉपी पेन लेके सिंसियरली टेबल पर बैठिए, अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले हल्का सा बेसिक बनाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली दैट ₹1000 टुडे इज नॉट द सेम एज ₹1000 से 1 ईयर लेटर। ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। आपको मैं बोलूँ मैं आज के दिन ₹1000 दूंगा, तो आज 1000 लेगा, या 1 साल बाद 1000 दूंगा तब 1000 लेगा। आपका भी ऑटोमेटिकली आंसर यही होगा कि मैं आज ही के दिन 1000 लेना चाहूंगा। मैं रीज़न पूछूं तो शायद आप कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं दे पाए, बट ओवरऑल आपके दिमाग के अंदर भी रीज़न वही होगा। तो दैट इज़ वाई सिर्फ पैसे की वैल्यू बोलना इज़ नॉट इनफ। उसके साथ साथ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो किस पॉइंट इन टाइम पर प्रोवाइड करी गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए ज़रा आपका विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आइए ज़रा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप कहीं पे पैसे जमा कराएं, आप कहीं पर पैसे जमा कराएं, आप सबने शायद एफडी वगैरह के बारे में सुना होगा। तो आप कहीं पे पैसे डिपॉजिट करवाएं, तो वहाँ पर आपने सपोज 1 लाख रुपए 1 साल के लिए डिपॉजिट कराएं एट द रेट ऑफ 10%, सपोज एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको 1 लाख रुपए पे 1 साल में 10% यानी 1 लाख का 10% यानी ₹10,000 इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। क्यों मिलता है इंटरेस्ट? क्योंकि आपने अपना पैसा किसी और के पास दिया है, आपने अपना पैसा किसी और को यूज करना अलाउ किया है एंड उस बात के वो आपको पैसे पे करता है। आइए ज़रा दोस्तों पढ़ते हैं, वाई इज इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आपने दिया हुआ होता है, जो आपने खुद ने दिया हुआ होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परसेंट भी आपको इंटरेस्ट मिलने की बात है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट बैलेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने लॉन्ग बैक 7th 8th वगैरह के अंदर पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, समथिंग नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं दोनों की डिफरेंस में नहीं जाऊंगा, पहले हम सिंपल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ऑल राइट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब थोड़ा इसको टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 1 लाख रुपीज़, आपने कहीं पे 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए। टेन्योर कितने टाइम के लिए किया, सपोज आपने 1 ईयर के लिए किया। क्या रेट आपको मिल रहा है, सपोज आपको 10% मिल रहा है। तो आई थिंक इतना आप लॉजिकली खुद से भी कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। 10% ऑफ 1 लाख यानी कि 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, क्योंकि एक ही साल आपने करा तो आपको 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिला। यही अगर 1 साल से हटके 2 साल का पीरियड होता, यही अगर 1 साल से हटके 2 साल का पीरियड होता, तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलता। कैसे? 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, बट आपने तो दो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा है, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज़ का आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। कुल मिला के फॉर्मूले वाइज बात करें, वैसे मेरे को फॉर्मूले ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है। आई इज इक्वल टू P/T/100। ये आपका बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। आई इज इक्वल टू P/T/100, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, इस केस में 1 लाख रुपीज। R स्टैंड्स फॉर रेट, तो 10% में आप लिख देंगे 10, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, बाय 100, क्योंकि वो रेट, ठीक है। तो P/T/100, P वॉज 1 लाख, रेट वॉज 10%, ठीक है, 10 इंटू टी अगर 2 साल था, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका अमाउंट निकल आएगा 20।
₹1000। तो इस तरीके से आप PRT/100 के थ्रू अपना निकाल सकते हैं। कुछ लैग हो गया है, टेक्नोलॉजी फेलियर चल रहा है, वी आर सॉरी फॉर द सेम। ओके, हाँ जी, वी आर बैक। तो यस, PRT/100 इस तरीके से आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आइए ज़रा यहाँ के एग्जांपल्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखें क्वेश्चन। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बट हेल्पफुल दोस्तों तभी होगा जब आप भी साथ साथ में लिख के करें। प्लीज़ अपने साथ किताब खोलें, कॉपी कॉपी खोलें। जब तक आप लिख के नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको भी पढ़ाई करनी है। आइए, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो एक तो इसने सिंपल इंटरेस्ट की बात करी है, तो आप वही PRT/100 वाली चीज़ कर देंगे। इस वाले एग्जाम्पल से हम लोग रिज्यूम करते हैं। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000। ओके, देखिए इन जनरल क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते रेलिवेंट डेटा को अंडरलाइन करते चलें। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट है, खैर अभी तो हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा पढ़ा है, बट क्वेश्चन में ध्यान रखें सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट की। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हमारी बात हुई आई इज इक्वल टू PRT/100। PRT/100 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला है। P इज प्रिंसिपल रेट, ठीक है, ये सब हमारी बात हो गई। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, ₹2000, ₹2000। R इज 6%, T इज 2/100। तो आप कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं। 6 × 12 240। सो द आंसर इज ₹240। दैट विल बी द इंटरेस्ट। ठीक है, PRT/100। नेक्स्ट, Sania deposited ₹50,000 in a bank for 2 years with the interest of 5.5% per annum. How much interest would she earn? So 50,000 is the principal, 2 is the time, and rate is 5.5%. Again, very, very straightforward. PRT divided by 100, which is P is 50,000, R is 5.5% into 2 to this. Very, very straightforward question. आप easily कर सकते हैं। चलिए, फिर पूछ रहा है एग्जाम्पल 3, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपका अल्टीमेटली वेल्थ आपके हाथ में कितनी आएगी। तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था, अब आपके पास एंड में वो पैसा तो है ही, उसका इंटरेस्ट भी है। वो पैसा तो है ही और उसका इंटरेस्ट भी है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट। तो आपने प्रिंसिपल आई थिंक 50,000 था, इंटरेस्ट आपका 5,500 था, तो ये दोनों मिला के आपका ये निकल आया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। सचिन डिपॉजिटेड ₹1 lakh in his bank for 2 years। तो 1 lakh is again the principal, T is the time of two years at simple interest rate of 6%। आपने 6% के रेट पे इन्वेस्ट किया है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड यू अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। अगेन वही PRT/100, PRT/100 ये आपका इंटरेस्ट हो गया। एंड आपको चाहिए फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें ₹1 लाख अलग से ऐड कर दीजिएगा। मुझे और कुछ मतलब मेरे को करने की और कुछ आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। नाउ दिस इज डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन आपके बाकी सवालों से डिफरेंट है, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं भैया हमेशा PRT/100 कर दो खत्म। अरे शांति से बच्चों सवाल तो पढ़ो, सवाल में क्या पूछा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक आपको इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का अमाउंट या वो मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा जाता था, यहाँ कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। जो PRT में जो R होता है वो आपसे पूछ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050। कह रहा है टोटल अमाउंट जो आप ओ करते हैं सामने वाले को वो है 1050, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। दोस्तों आप कहीं से कुछ पैसे लोन पर लेते हैं, आपने उससे पैसे लोन पे लिए, आप उसे क्या कुछ टाइम बाद मान लीजिए 2 साल बाद आप उसे क्या ओ करते हो,
एक तो आप उसको प्रिंसिपल करते हो और एक उस पे जो इंटरेस्ट बना वो करते हो ओ। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट आप ओ करते हो उसको, दैट इज इन दिस क्वेश्चन 1050। कह रहे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट वुड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। तो आपने दोस्तों 1000 बोरो किए, एंड में 1050 ओ करते हो, मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, ऑब्वियसली 50 रुपीज। आप उसे क्या करते हैं वो 1050, उसमें से 1000 रुपये तो वही जो उसी से लिए थे, और 50 रुपीज जो आपका इंटरेस्ट बना, तो 1050 आप करते हैं तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 50 रुपीज। तो इफ आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 एंड आई इन दिस केस इज 50 विच इज एक्चुअली प्रिंसिपल विच इज 1000 इंटू रेट जो नहीं पता, टाइम इज 6 मंथ यानी हाफ ईयर। आई होप ये बात समझ में आई सबको। टाइम इज एक्चुअली हाफ ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे दोस्तों ये इक्वेशन सॉल्व करने से आपका आंसर निकलेगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई। सॉल्व करना बड़ा आसान है, थोड़ी बहुत काट पीट कर दो। 10 इंटू 0.55 हो गया, तो 50/5 विच इज 10, तो रेट मस्ट बी 10%। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। Rahul invested rupees 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum, simple interest rate. So 70,000 is the principal and 6.5% is the rate. Simple interest rate, he received rupees 85,925 after the end of the term. Find the period of term for which the sum was invested. एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। आपने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, किस रेट पे, 6.5% पे, और उसके बाद आपको 85,925 रुपीज मिले, कितने टाइम में, वी डोंट नो। तो यही पूछा है कितने टाइम इन्वेस्ट करा होगा। तो पी आर टी बाय 100 में से टी मिसिंग है, पी आर टी बाय 100 में से यहाँ पे टी मिसिंग है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, तो पी आर टी बाय 100। अब दोस्तों अगर आपने 70,000 इन्वेस्ट करे थे, तो 70,000 आपका प्रिंसिपल है, 85,925 ये अमाउंट हो गया लास्ट में। तो आपने इतने का डिफरेंस इंटरेस्ट है, इतने का डिफरेंस आपने इंटरेस्ट कमाया, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ, 15,925। ये फिगर कहाँ से आई, 85,925 माइनस 70,000, यहाँ से ये वाली फिगर आई 15,925। दिस इज योर इंटरेस्ट अमाउंट एंड आई आपको पता है इस पी आर टी बाय 100। तो आई थिंक अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। 15,925 इज इक्वल टू पी, व्हाट इज पी, 70,000, what is R? R is 6.5%, T we don't know upon 100। तो ये इक्वेशन आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आई होप आप लोग साथ साथ में लिख कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे तो आप आराम से पॉज करें, इक्वेशन को सॉल्व करें, समझें, एग्जाम्पल ट्रिकी लगा तो उसको रिवाइज करें, बट प्लीज़ ध्यान से साथ साथ में पढ़ें। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आप लोग सीखेंगे, जितना खुद से करेंगे। देखिए मेरा सुनने से कुछ नहीं होगा, जितना खुद से लिख लिख के करेंगे दोस्तों उतना समझ आएगा। तो प्लीज साथ साथ में लिख के करें अच्छे से। नेक्स्ट, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years। ओके, तो दिस इज योर टी। हमेशा क्वेश्चन में मार्क करते चले, एट द रेट ऑफ 6% per annum। Okay, 6%. Simple interest. Kapil received rupees 1,01,500 at the end of the P term. Compute the initial deposit of Kapil. Oh, यहाँ पे हमारे पास T है, ग्रेट। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, वही R है मतलब, एंड आपके पास एंड का अमाउंट है 1,01,500, बट आपके पास इनिशियल अमाउंट नहीं है, आपके पास प्रिंसिपल मिसिंग है। इंटरेस्टिंग। लेट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बी पी, लेट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बी पी। तो दोस्तों जो फाइनल अमाउंट मिला है आपको ये क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितने पैसे आपने लगाए थे प्लस जितना आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के होगा क्लोजिंग अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना है, पी आर टी बाय 100। तो आइए जरा इक्वेशन बनाते हैं। 1,01,500 is actually P plus I, which is P plus PRT by 100, which is P plus P into R, which is 6, T, which is 7.5,
डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर निकल आएगा, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर निकल निकल आएगा। मैं थोड़ा और कर दूं, शायद कुछ लोगों को दिक्कत है। 6 × 7.5 आप करेंगे 45 आएगा, 45/100 तो 0.45 आएगा। तो 1,01,500 पी कॉमन निकाल लिया 1.45, तो आपका पी की वैल्यू आ गई 1,01,500 डिवाइडेड बाय 1.45। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ आए। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं या एक बार पॉज करें और इसको अच्छे से नोट कर लें, बट इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। आई वुड से ये बाकी सवालों से स्लाइटली ट्रिकियर साइड पे था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest। इसने आपको इंटरेस्ट की फिगर बता दी। दिस इज इंटरेस्ट विच इज PRT/100। इसने कहा 3 साल और 3 महीने, 3 साल और 3 महीने, 3 महीने मतलब 3/12 ऑफ अ ईयर विच इज 0.25 ईयर, तो कुल मिला के ये पीरियड हो गया 3.25 ईयर्स। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आती है। 3 years and 3 months इज दिस। ऑल राइट, फिर किस रेट पे? 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आइए जरा देखें। तो आई इज इक्वल टू PRT/100। आई की वैल्यू है हमारे पास 28,600। पी की वैल्यू कितनी है? वी डोंट नो, वही वही तो पूछा है सर। आर की वैल्यू कितनी है? 2.5। टी की वैल्यू कितनी है? 3.25 डिवाइडेड बाय 100। इस वाली सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल 10। In what time will rupees 85,000 amount to 1,57,675 at 4.5% per annum? कितने समय में? देखिए अगेन एज आई बीन सेइंग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन व्हाट टाइम विल 85,000 रुपीज अमाउंट टू 1,57,000 एट 4.5% पर एनम? क्या चीज मिसिंग है? टाइम। क्या मिसिंग है? टाइम। आपके पास रेट है, यस। आपके पास प्रिंसिपल है, यस। क्या चीज मिसिंग है? टाइम। आपके पास 85,000 आपका प्रिंसिपल है, बट कह रहा है एंड में अमाउंट हो गया 1,57,675। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है दोस्तों 85,000 रुपीज बढ़ के इतने हो गए। तो अगेन बढ़े हैं मतलब क्या बढ़ा है? इंटरेस्ट मिला है आपको। बहुत बहुत बधाई हो। तो कितना मिला है? 1,675 माइनस 80,000, तो इतने का आपको इंटरेस्ट मिला है। कितना? 77,675, इतने का आपको इंटरेस्ट मिला है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट PRT/100। तो 77,675 should be equal to P. What is P? 85,000 into R. What is R? R is 4.5. T we don't know. T by 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगेन आपका आंसर निकल आएगा। काट ही देते हैं, डिवाइडेड बाय 850 इंटू 2.5। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 10 एग्जाम्पल थे। हमने 10 के 10 एग्जाम्पल हमने 10 मिनट में डिस्कस कर लिए, 10 12 13 मिनट में। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड प्लीज़ साथ साथ में अच्छे से लिख कर करेंगे, तभी आप लोगों को समझ आएगा। देखिए सुन के कुछ नहीं होगा, प्लीज़ सुन के कुछ नहीं होगा। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ यही दिक्कत है कि हम पढ़ा तो सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, बट हमारा ये ड्यूटी बनती है कि आप खुद से करें। इसीलिए हम लोग एट SSCA वी टेक फेस टू फेस क्लासेस ओनली, एंड हम लोग फेस टू फेस ही पढ़ाते हैं, एंड उसमें वी इंश्योर कि स्टूडेंट्स अच्छे से लिख कर रहे हैं। ठीक है, सब जगहों की अपनी लिमिटेशंस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी तरफ से अच्छे से पढ़िएगा, लिख कर अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। हेलो एवरीवन। तो अब आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट ही एग्जिस्ट करता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाइज ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट ही एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल भाषा में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर आपने कहीं पे पैसे बोरो किए, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कहीं से 1 लाख रुपीज़ बोरो किए एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है।
आपने आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अभी आपने अमाउंट रीपे नहीं किया, अभी आपने सपोज कुछ भी अमाउंट नहीं रीपे किया, बट आइडियली यू वर सपोज टू पे समथिंग, व्हाट, द इंटरेस्ट, आइडियली यू वर सपोज टू पे द इंटरेस्ट, हाउ मच, 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी साल के आखिर में। अब आपने वो पेमेंट नहीं करी, अगर कर दी होती तो ठीक है, बट आपने वो पेमेंट नहीं करी, तो अब अगले साल की पहली तारीख को, सपोज अगले साल की पहली तारीख, सपोज 1 जनवरी, 1 जनवरी को खड़े होके जिसने आपको पैसे दिए हैं उसको क्या फील होगा कि यार एक तो इस बंदे ने मेरे से लिए थे 1 लाख रुपीज, जो प्रिंसिपल आपने लिया था उससे, और आप उसे 10,000 रुपीज और ओ करते हैं जो भी आपने रीपे नहीं किया, आप उसे 10,000 रुपीज और ओ करते हैं जो भी आपने रीपे नहीं कर रखा, बट ये 10,000 भी आपको रीपे करना चाहिए था, आपने नहीं करा, तो अब आप उसको कुल मिला के इतना ओ करते हो, अब कुल मिला के उसको इतना ओ 1,10,000 रुपीज ओ करते हो। अगर आपने, हाँ जी, ठीक है, तो 1,10,000 ओ करते हो, आपने कुछ नहीं रीपे किया, तो ये एक हिसाब से सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ये एक हिसाब से सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा 1,10,000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे, इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है दोस्तों आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज नॉट जस्ट 1 लाख एनी मोर, नाउ इट इज 1,10,000। तो अब जब वो सेकेंड ईयर में आपसे इंटरेस्ट लेगा, वो इस पे 10% लेगा, वो इस पे 10% लेगा, यानी 1,10,000 यानी 11,000, यानी सेकेंड ईयर के एंड पे वो 1,10,000 का 10% यानी 11,000 रुपीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो सेकेंड ईयर के एंड पे आप उसे ओ करते होगे 1,21,000 रुपीज। 1 लाख जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, प्लस 10,000 जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, प्लस उस पर 11,000 जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, कुल मिला के 1,21,000। इस पॉइंट इन टाइम पे अगर आपने कुछ पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, तो अब आपके लिए 1,21,000 रुपीज एक एक हिसाब से थर्ड ईयर स्टार्टिंग के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। समझ आया? आइए जरा यहाँ से देखें, यहाँ पर भी सेम तरीके से ही एक्सप्लेन्ड है। आइए, we have learned about simple interest. We know that it is that if the principal remains the same for the entire period or time when then interest is called as simple interest. However, in practice, the method according to which banks, insurance, वही जो मैंने आपको बोला कि मेजॉरिटी दुनिया में अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो होता है, तो बैंक्स, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर मैन, ये सब ओके। आइए देखें, सपोज यू डिपॉजिट 50,000 इन आईसीआईसीआई, तो इन्होंने वैसा सा ही एग्जाम्पल बनाया है, आइए ज़रा देखें अच्छे से। सपोज यू डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ इन आईसीआईसीआई बैंक फॉर 2 years एट 7%, टर्म समझ में आनी चाहिए हमें, 50,000 इज द प्रिंसिपल, टाइम इज 2 years एंड रेट इज 7%, कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका नॉर्मल तरीके से जैसा आपने सिंपल इंटरेस्ट के टाइम करा था, PRT/100 से नॉर्मल तरीके से निकल आएगा। ऑलराइट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब देखिए आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था 50,000 रुपीज़, फर्स्ट ईयर का आपने इंटरेस्ट आप पे लगा 3,500 रुपीज़, आपने कुछ नहीं पे किया तो 53,500, ये आपका कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 53,500 पे अब 7% लगाया जाएगा, 3745 रुपीज़ 3745, 3,500 तो था ही, 3745 और, तो कुल मिला के इतना इंटरेस्ट बन जाएगा सेकेंड ईयर में। अब इन्होंने और चीज़ें लिखी है, कह रहे हैं यार पहले साल इंटरेस्ट बना 3,500, अगले साल ज़्यादा कैसे बन गया? ज़्यादा इसलिए बन गया दोस्तों क्योंकि प्रिंसिपल इफेक्टिवली बढ़ गया, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट नहीं करी तो प्रिंसिपल इफेक्टिवली बढ़ गया, और क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ गया तो प्रिंसिपल बढ़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। यही लिखा है, दिस इंटरेस्ट इज ₹245 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 2 years at 7%. As you must have noticed, this excess in interest is due to the fact that the principal for the second year was more than the principal for first year. The interest calculated in this manner is called as compound interest. Thus, we can define the compound interest as interest that accrues when earning for each specified period of time added to the principal, thus increasing the principal base on which subsequent interest is computed. All right. Example 11. Saina deposited 1 lakh in a nationalized bank for 3 years. If the rate of interest is 7%, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years. If interest is compounded annually, also calculate the amount at the end of the third year. तो इन्होंने पूरे वैसे प्रोसेस से दिखाया है,
आपने 1 लाख रुपीज़ ओरिजिनली डाले थे, तो 1 लाख पे 7% के हिसाब से 7,000 का आपका इंटरेस्ट हो गया। 1,07,000, फिर 1,07,000 पे 7% कमाया 7,490, फिर उस पूरे पे 7% कमाया इतना, एंड सो ऑन। ठीक। कन्वर्जन पीरियड पर मैं जस्ट आता हूँ। अब इन्होंने फिर बोला फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको फॉर्मूला बोलो चाहे फॉर्मूला मत कहो, मतलब बहुत ही नेचुरल सी बात है, बट आइए डिस्कस करते हैं। आपने 1 लाख रुपीज़ दिए, ठीक है, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोज 10%, एंड सपोज टाइम इज 3 years, सपोज टाइम इज 3 years। तो अब दोस्तों, अ, सवाल ये है कि एंड में ये अमाउंट कितना बन जाएगा। सवाल सपोज ये है कि एंड में ये अमाउंट कुल मिला के कितना बन जाएगा। तो अ, देखिए, 1 लाख रुपीज़ पे आप पहले साल इंटरेस्ट कमाएंगे 10%, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू बन जाएगी। यही सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी। अब क्या होगा सेकेंड ईयर में, देखिए टाइमलाइन के थ्रू दिखाता हूँ, बेटर समझ आएगा आपको। ये टाइमलाइन 0 पॉइंट इन टाइम, ये फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड। ध्यान से प्लीज समझिएगा, तो आपको फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लॉजिक लगेगा। ओरिजिनली आपने बोरो किए थे 1 लाख रुपीज, तो 0 पॉइंट टाइम पे उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अब हर साल 10% की कॉस्ट बढ़ती है, 10% लगता है, तो पहले साल के एंड में 10% लगेगा फालतू, तो 1 लाख इंटू 1 + 10%, ये वैल्यू बन जाएगी कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के एंड की। ये वैल्यू बन जाएगी कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के एंड की। फिर अब फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग के लिए ये, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग के लिए ये आपका ओपनिंग होगा। अब इसके ऊपर 10% कमाना होगा ना, इसके ऊपर 10% लगाना होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? बेसिकली 0 पॉइंट टाइम पे 1 लाख था, एक बार 10% कमाया तो हो गया इतना, यानी फर्स्ट ईयर के आखिर में। फिर अब इस पे और 10% कमाएंगे, इस पे और 10% कमाएंगे, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, उस पे 10% कमाने से हो गया इतना। तो बेसिकली सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट की वैल्यू हो गई कुल मिला के इतने। और ये थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यू हो गई, ये थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यू हो गई। तो अब ये इस पे 10% कमाएगा, यानी इस ये ऑलरेडी था, इसके ऊपर फर्दर 10% और कमाएगा। इफेक्टिवली 1 लाख इंटू 1 + 10% का होल क्यूब, 1 लाख इंटू 1 + 10% का होल क्यूब। तो इफेक्टिवली यहाँ पे जो फॉर्मूला इन लोगों ने लिखा है वो भी यही लिखा है कि यार जो एंड में जो अमाउंट बच जाता है, अमाउंट बन जाता है, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻। बेसिकली तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, इंटू 1 + r, यानी 1 + रेट, एंड टू द पावर ऑफ n, n इज द टाइम, अभी के लिए टाइम मानकर चलते हैं। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 + r होल टू द पावर n। जैसे इस केस में अगर सीधा करना होता, ए इज द अमाउंट, कि आखिर में कितना अमाउंट बन जाएगा, p इज द प्रिंसिपल, ऑल राइट। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 + r होल टू द पावर n। प्रिंसिपल आपने लगाए कितने थे, 1 लाख रुपीज, किस रेट पे, 10% पे, कितने टाइम के लिए, सपोज 3 years के लिए। तो इतना अमाउंट बन जाएगा साल के आखिर में। दिस विल बी योर क्लोजिंग वैल्यू। अगर कोई पूछ ले सिर्फ इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस कर देना, तो इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस कर देना, दैट इज द प्रिंसिपल। तो आपका निकल आएगा भाई इतने इतने रुपए उसने लगाए होंगे। तो यही देखो इन लोगों ने भी लिखा हुआ, ये रहा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁻n। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁻n। कन्वर्जन पीरियड का मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। तो आपको बेसिकली बस यही ध्यान करना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वेर पी इज द प्रिंसिपल एंड 1 + r इज द रेट इफेक्टिवली, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं ये कन्वर्जन पीरियड, जो इन लोगों ने हेडिंग डाली थी, कन्वर्जन पीरियड।
दोस्तों देखिए, बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करके चलते हैं समथिंग कॉल्ड एज एनुअल कंपाउंडिंग। बाय डिफॉल्ट आप एनुअल कंपाउंडिंग अज्यूम कर कर चलते हैं। एनुअल कंपाउंडिंग का क्या अर्थ है कि भाई इंटरेस्ट जो है वो साल के एंड में अक्रू होगा और फिर वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। बीच बीच में कुछ नहीं होगा, मंथ में, सिक्स मंथ्स में, क्वार्टर में, एटसेट्रा एटसेट्रा, साल के आखिर में एक ही साथ करा जाएगा। अब लेकिन एक चीज है कि जैसे सपोज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार, मेरे को तो और 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मुझे यार 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर 6-6 महीने में मेरा इंटरेस्ट अक्रू हो और फिर वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, और फिर पहले 6 महीने का पे भी के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मेरे को सेकेंड 6 मंथ्स में मिले, अभी नहीं मिलता। एनुअल कंपाउंडिंग आपने डिस्कस की, पूरा एक साल खत्म हो गया, इसका इंटरेस्ट को अब यहाँ से ऐड कर दिया गया, बट अब वो चाहते हैं ये पीरियड एक साल का नहीं, इस पीरियड को आप छोटा कर दीजिए। कह रहे हैं 6 महीने कमाओ, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दो, अगले 6 महीने इस 6 महीने के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाओ। दिस इज नोन एज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। ऐसे ही देयर इज समथिंग नोन एज क्वार्टरली कंपाउंडिंग। मतलब किसी को आइडिया है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का, तो किसी को आइडिया है क्वार्टरली कंपाउंडिंग का कि यार ये काम हम हर क्वार्टर में क्यों नहीं कर सकते, और भी छोटे छोटे पीरियड्स में कर दीजिए। फिर किसी को आइडिया है मंथली कंपाउंडिंग का, एंड सो ऑन। आइए जरा समझते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r होल टू द पावर n, वेर p इज द प्रिंसिपल, r इज द रेट एंड n, वैसे आपने पढ़ा होगा n इज टाइम, बट टेक्निकली पीरियड n, टेक्निकली स्पीकिंग n मीन्स द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो r है बेसिकली रेट जनरली पर एनम आप समझते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड बी कॉल्ड रेट पर पीरियड। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या अर्थ है। एंड एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। अब प्लीज जरा समझना, ठीक है? देखिए, समझने की वैल्यू है, वरना फॉर्मूला मेरे लिए बताना बहुत आसान है, बट समझने की दोस्तों वैल्यू है, तो प्लीज उसको लॉजिक लगा के समझें। अगर आपको कहीं पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है, अगर आपको कहीं पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है, सपोज बात यह है कि 1 लाख रुपए 10% पर एनम, सपोज 1 ईयर, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब हर क्वार्टर में इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा, हर क्वार्टर में इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा। तो P इज इक्वल A इज इक्वल टू P इंटू 1 + r होल टू द पावर n। अब मैंने बताया R इज रिटर्न इज रेट पर पीरियड, पीरियड माने अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो क्वार्टर। देखिए, जनरली आप एनुअल कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट पर पीरियड का इफेक्टिवली मतलब होता है रेट पर एनम, नंबर ऑफ पीरियड्स का अर्थ होता है नंबर ऑफ ईयर्स। बट आप अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है तो आपको रेट पर क्वार्टर लेना है आर। ऐसे एन आपको नंबर ऑफ पीरियड्स की जगह नंबर ऑफ क्वार्टर्स लेना है। दैट इज द लॉजिकल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों, आपको अगर सपोज ये पीरियड है, अब लॉजिक लगाते हैं। देखिए, प्रिंसिपल कितना हुआ 1 लाख, ओके, 1 + r, आर क्या है, रेट पर क्वार्टर, आर इज क्वार्टर, तो आर इज रेट पर क्वार्टर। अब 10% तो दोस्तों पर एनम है, 10% तो पर एनम है, तो एक क्वार्टर के लिए कितना हुआ, 10% डिवाइडेड बाय 4, इफेक्टिवली 2.5%, इफेक्टिवली 2.5%। तो ठीक है, तो इफेक्टिवली 10/4 लिख लो, 10%/4 या 2.5% टू द पावर n। n इज नाउ द नंबर ऑफ पीरियड्स, n इज नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स, n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ क्वार्टर्स, मतलब ये जो पीरियड है इसमें कितने क्वार्टर हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो ये दिस विल बी इट। यही अगर मान लीजिए होता 2 साल, मैं कलर चेंज कर कर लेता हूँ, यही होता 2 साल, सपोज सवाल होता 1 लाख 10% पर एनम, एंड सपोज 2 साल लिखा होता, तो क्या करते हैं आप, P इंटू 1 + r होल टू द पावर n, वेर P इज द प्रिंसिपल विच इज 1 लाख, रेट इज 10% पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर पर पीरियड। अब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, आपको देखना चाहिए इस पूरे में कितने क्वार्टर्स हैं। तो इस पूरे में कितने होंगे, इस पूरे में 8 क्वार्टर्स होंगे, इस पूरे में 8 क्वार्टर्स होंगे, तो ये आपका आंसर होगा। समझ आया? अब आइए सेमी एनुअल कंपाउंडिंग भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग भी ऐसे ही डिस्कस कर लें। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज डालने हैं कहीं कहीं पे 8% पर एनम। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, और कितना पीरियड है, इसे रैंडमली सपोज 3 इयर्स। तो भाई ए इज इक्वल टू पी
into 1 plus r whole to the power n. Now what is P? P is principal 1 lakh. What is R? R is 8%, but 8% per annum. बट आपका क्या है? आपको आपको चाहिए रेट पर पीरियड. आपके नंबर ऑफ पीरियड्स दोस्तों कितने हैं? सेमी एनुअल मतलब आधा साल. तो 3 साल में आधे साल कितने हैं? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी. आर इज द रेट, रेट पर पीरियड. अब ये रेट जो आपको दिया हुआ है ये 8% पर एनम दिया हुआ है. तो पर पीरियड कितना होगा? 8% by 2. 8% by 2 यानी 4%. टू द पावर एन. एन इज नाउ द नंबर ऑफ पीरियड्स. आई एम सॉरी. तो नंबर ऑफ पीरियड्स, तो एक पीरियड कितना है? आधा साल. टोटल पीरियड कितना है? 3 साल. तो आधे आधे कितने साल होंगे दोस्तों 3 साल में? 6. तो टू द पावर 6. टू द पावर 6. तो इस तरीके से आपके अमाउंट की वैल्यू निकल आएगी. इस तरीके से आपके अमाउंट की वैल्यू निकल आएगी. इट इज 1 लाख इंटू 1 प्लस 8% by 2 होल टू द पावर 6. समझ आया थोड़ा बहुत ये अलग अलग टाइप की कंपाउंडिंग वाला? बस सिंपल सी बात है. 1 प्लस आर होल टू द पावर एन. आर आपको लेना है रेट पर पीरियड, एन आपको लेना है नंबर ऑफ पीरियड्स. जो थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप की चीज लोग बताते हैं, आइए मैं भी बता देता हूँ. सपोज यही सिचुएशन थी, ठीक है, अलग पेन से कर लेते हैं. यही सपोज सिचुएशन थी, ठीक है. एक बारी को सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, ये बात आप भुला दो. ये बात आप भुला दो. नॉर्मल एनुअल कंपाउंडिंग होती तो आप क्या चीज करते? तो आप करते 1 लाख इंटू 1 प्लस 8% होल क्यूब, है ना. 1 प्लस आर होल टू द पावर एन करते. सॉरी 1, हाँ. तो आर इज रेट, रेट पर ईयर अगर आपको एनुअल कंपाउंडिंग नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो. एंड टू द पावर एन, एन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके. अब क्या करो दोस्तों, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है. सेमी एनुअल मतलब एक साल में कितने होते हैं? 2. तो कुछ कुछ नहीं करना, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर दो और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है. इसके पीछे का भी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ. रेट इज रेट पर एनम, बट आपको चाहिए था सेमी एनुअल कितना है, तो मतलब आधे साल का इतना आपने 2 से डिवाइड कर दिया. टू द पावर एन. एन क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स था अभी, बट आपको चाहिए नंबर ऑफ पीरियड्स. तो ये 3 साल है और हर साल में 2 हैं, तो 3 दूनी 6. तो 3 दूनी 6. तो इस तरीके से ये एकदम सेम ही आंसर निकल आता है दोस्तों. ठीक है. तो आइए ज़रा हम लोग आपकी बुक में से आगे का देखें. आइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, एग्जाम्पल 13. डिटर्मिन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट अलग से पूछा गया है, इंटरेस्ट अलग से. कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 1000 at 6% compounded semi-annually for 6 years, given that 1 plus I whole to the power n is equal to इतना. ठीक है, जो 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 भी गिवन है we'll see. क्या है? आपका प्रिंसिपल है 1000. रेट वैसे 6%, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हमें रेट पर पीरियड चाहिए, तो इसको दो से डिवाइड कर देंगे. आधे साल का पूरे साल का 6%, तो आधे साल का कितना हुआ? 6%/2. आधे साल का हो गया 6%/2. तो 1 प्लस 6%/2. ऑल राइट. टू द पावर एन. एन इज नंबर ऑफ पीरियड्स. टोटल 6 साल है और आधे साल की बात कर रहे हैं, तो आधे साल कितने होंगे? 12. तो होल टू द पावर 12. तो ये आपका आंसर होगा. ये आपका आंसर होगा. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट. आइए नेक्स्ट देखें. कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है. अच्छा, यहाँ पर ये दोस्तों आपका अमाउंट आ जाएगा. इंटरेस्ट अलग से निकालना हो तो इसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, सॉरी. आइए, कमिंग बैक टू एग्जाम्पल 14. कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो अगेन 1 प्लस आर होल टू द पावर एन को मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से. तो ठीक है, तो 4000 इंटू रेट, रेट पर पीरियड आपका पर एनम रेट है 10%, हाफ ईयरली है यानी आधा साल, तो आधे साल का कितना रेट हुआ? 10% का हाफ यानी 5%. होल टू द पावर एन. एन हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स. 1.5 साल, 1.5 ईयर्स की बात कर रहा है और हाफ ईयरली का पीरियड है, तो होल टू द पावर 3, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स होंगे 1.5
ईयर्स में। तो ये सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करने से आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल वापस से माइनस कर देंगे तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट निकल आएगा। समझ आया? प्लीज दोस्तों साथ साथ में लिख के करिए, साथ साथ में लिखकर अच्छे से करिए, तभी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be rupees 1640? आइए सवाल ध्यान से पढ़ें। कितने सम पर, आई थिंक ये प्रिंसिपल को रेफर कर रहा है। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640? तो इंटरेस्ट की फिगर गिवन है हमें। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r होल टू द पावर n। तो लेट द प्रिंसिपल बी p, तो p प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r होल टू द पावर n। p की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता है दोस्तों 1640 इक्वल टू p इंटू 1 + r। r कितना है? वैसे r है 5% पर एनम, आद कंपाउंडेड एनुअली है तो 5% ही हम ले लेंगे। कितना टाइम, n इज नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियड एनुअल है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। बस इसके बाद बहुत ही सिंपल है, 1.05 का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आई जो मैंने बनाई है, बहुत ही सिंपल सी बात करी मैंने। अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू इतना। इंटरेस्ट की फिगर मेरे पास है, रेट की फिगर है, नंबर ऑफ ईयर्स की फिगर है, मेरा प्रिंसिपल वर्ड मिसिंग है, प्रिंसिपल मैं इजीली निकाल सकता हूँ। समझ आया दोस्तों? ठीक है, प्लीज साथ साथ में लिख के करिए। देखिए कहीं आपको लगे कि मैं फास्ट हो रहा हूँ, आराम से पॉज करिए, अच्छे से साथ में सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके यहाँ रेट मिसिंग है, यहाँ रेट मिसिंग है। सवाल अच्छे से पढ़ना मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें। आइए, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years? डबल्स द इन्वेस्टमेंट। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पी यानी प्रिंसिपल, जितना आपने प्रिंसिपल डाला होता है। और एट द एंड आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो आपका फाइनली अमाउंट बनता है। तो आपका जो फाइनली अमाउंट बना, अगर वो डबल हो गया इनिशियल अमाउंट से, मतलब फाइनल अमाउंट इज 2p। ये बात समझ आ रही है? आपने डाले थे p, बट अगर डबल हो गया तो वो हो गया फाइनली 2p। तो a इज एक्चुअली इक्वल टू 2p। बस खत्म। a इज इक्वल टू 1 प्लस p इंटू 1 + r होल टू द पावर n। a is 2p is equal to p plus 1 plus r whole to the power 7। तो p और p कैंसिल, तो 2 to the power 1/7 is equal to 1 plus r। इसी की वैल्यू आपको गिवन है इतनी, तो यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। 10.409% आंसर आएगा। समझ आया? समझ आया? समझ आया? बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, टिल द टाइम आप लॉजिक लगाएं। अगर आप लॉजिक लगाने में विश्वास नहीं रखेंगे, आई एम सॉरी, आपको परेशानी आएगी, क्योंकि जितनी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी तो परेशानी आएगी, और लॉजिक लगाएंगे तो चीज़ें काफ़ी मैनेजेबल लगेंगी। आइए नेक्स्ट। इन व्हाट टाइम विल ₹8,000 अमाउंट टू ₹8,820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली? यहाँ पे टाइम मिसिंग है दोस्तों। ऑल राइट, आपको अमाउंट गिवन है, आई थिंक अमाउंट इज 8820। तो वही देखिए, हर बार इस टाइप से फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला या जो भी आप बोलें, तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू शुरू में अपने आप को धुरंधर नहीं मानिए, अपने आप को मानिए मेरे को नहीं आता भाई, मैं धीरे धीरे करूंगा लेकिन मैं सही करूंगा। सही करने की दोस्तों बहुत वैल्यू है। टाइम जल्दी जल्दी करने की वैल्यू नहीं है, वो एग्जाम में ही वैल्यू है। उससे पहले प्रैक्टिस करना है तसल्ली से, बट सही सही करना है। आइए, अमाउंट है 8820 इक्वल टू p इज 8000 इंटू 1 प्लस r, 1 + 10%। अच्छा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था दोस्तों, तो r रेट पर पीरियड यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, टू द पावर n। n याद रखूंगा मैं, इज नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, n इज इफेक्टिवली नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। तो आइए इसको देख लें थोड़ा बहुत कैसे क्या कर सकते हैं।
तो 8820 अपॉन 8000 इक्वल टू 1 प्लस 5% होल टू द पावर n। अच्छा, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 1.1025। वही डेटा उस टाइप का गिवन है, 1.05 टू द पावर n। अब ये आपको धीरे धीरे विद लाइफ चमकेगा, या आप ऑप्शन से देखेंगे कि ये स्क्वायर होगा तो वो इतने के बराबर है। तो n इज इफेक्टिवली इक्वल टू 2। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। तो अगर पूरा साल के टर्म्स में बात करनी है तो मतलब एक ही साल रहा होगा, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो द टाइम मस्ट बी 1 ईयर। समझ आया? देखिए देखिए देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो आप रख रख सकते हैं, या यहाँ पे पॉज करें और अपना अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम if rupees 2 lakh amount to rupees 2,31,525 in 1.5 years, interest being compounded half yearly. All right, तो रेट मिसिंग है, रेट पर एनम इन्होंने मांगा है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। चलिए, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n, वेयर a इज 2,31,525 इक्वल टू p इज 2 लाख 1 प्लस आर। अब इन्होंने बोला ही है कि मुझे चाहिए रेट पर एनम। ओके, तो लेट द रेट पर एनम बी आर, तो आर बाय 2 कर देता हूँ क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, बाय 100। ओके, होल टू द पावर एन, एन इज 1.5 ईयर्स, और हाफ ईयरली के हिसाब से तो 1.5 साल में हाफ ईयर के कितने पीरियड्स आ जाएंगे दोस्तों? 3 पीरियड, तो इसीलिए टू द पावर 3। ठीक है, तो अब 2,31,000 मतलब इसको ले जाएंगे इस साइड, तो ये वाली फिगर आ जाएगी 2। फिर आप रेट, फिर अगेन ये भी आपको फिर ऑप्शंस डाल के ही देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऑप्शंस डाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आप ऐसे इतना इजीली नहीं चमकेगा आपको कि भाई 1.05 का क्यूब है ये। इसके बाद आप इक्वेशंस आप ऑप्शंस डाल के या हिट एंड ट्रायल से निकाल के कर सकते हैं। Next, a certain sum invested at 4% per annum, compounded semi-annually, amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find the sum semi-annually. Okay. तो अमाउंट गिवन है भाई, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n। a इज 78,030 इक्वल टू p that we don't know yet, 1 plus 4% सेमी एनुअली बाय 2 होल टू द पावर n, n माने 2। बेसिकली एक साल है, सेमी एनुअल है तो एक साल में 2 पीरियड हो जाएंगे। 78,030 एंड ठीक है, मतलब आप इजीली सॉल्व इसको कर सकते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। Next, example 20. Rupees 16,000 invested at 10% per annum, compounded semi-annually, amounts to 18,522. Find the time period of investment. Okay, कितना कितना हो गया अमाउंट? A is equal to P into 1 plus R whole to the power n, where A is the amount 18,522 equal to P, which is 16,000 into 1 plus R। क्या था? सेमी एनुअल। ओके, 10% बाई 2 होल टू द पावर n, हमें n चाहिए। ओके, तो ये सिम ठीक है, 18,522 को अपॉन 16,000 इक्वल टू 1 प्लस 5% टू द पावर n। ये अगेन आप ट्रायल मतलब आप देख लेंगे, अब ये वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे 1.05 का स्क्वायर कर लिया, का क्यूब कर लिया, का टू द पावर 4 कर लिया, कौन से पे ये मैच कर रहा है, वहाँ से आपके n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल रही है 3, n की वैल्यू यहाँ पर निकल रही है 3। सेमी एनुअल था, मतलब 3 सेमी एनुअल पीरियड्स, मतलब टोटल टाइम कितना कितना हो गया? 1.5 ईयर्स। टोटल टाइम इफेक्टिवली हो गया 1.5 ईयर्स। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए नेक्स्ट देखें। A person opened an account on April 2001 with a deposit of 800. The account paid 6% interest compounded quarterly. क्वार्टरली अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में भूल ना जाएं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। ऑन अक्टूबर 1 2001 ही क्लोज द अकाउंट। अच्छा, कितने टाइम बाद? अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर
एक और क्वार्टर हो गया, तो 2 क्वार्टर के लिए इसने अमाउंट रखा। देखो देखो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही मैं पूरी प्रोसेसिंग करते चला। यही मैं कहता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। On October 1, 2001, he closed the account and added enough additional money to invest in a 6-month time deposit for rupees 1000, earning 6% compounded monthly. How much additional money did the person invest on October 21? तो देखिए दोस्तों, बेसिकली इसने कहा कि ओरिजिनली इसके पास 800 थे, इसने 800 को इन्वेस्ट कर दिया। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसने 800 को इन्वेस्ट कर दिया, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली में कितने टाइम के लिए करा था? 2 क्वार्टर्स के लिए हमने देखा था। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n। P इज 800, R इज 6% बाय 4, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है ना, इंटू द पावर n, 2 क्वार्टर। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, ये वाली फिगर आपकी निकल आएगी 824 रुपीज़, 824.18 रुपीज़। अब इसने बोला कि इसने इन्वेस्ट करे हैं 1000 रुपए, इसको मिले कितने थे अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट से? मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इसने करे 800 रुपए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के एंड में इसके पास आ गए 824.18 रुपीज। अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो करा उसमें कह रहा है थोड़े और डाले और कुल मिला के 1000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो अगर इतने मिल गए थे और 1000 रुपए कुल इन्वेस्ट किए, तो मतलब इसने अपने पास से 175.82 इतने रुपीज और डाले होंगे, 175.82 इतने रुपीज और डाले होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन April 1, 2002? जो उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट करी, सेकंड इन्वेस्टमेंट कितने की करी दोस्तों? 1000 रुपए की। कितने टाइम? 6% कंपाउंडेड मंथली। ओके, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मंथली कंपाउंडिंग है। 6 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, इंटू 1 + R। अब आप आर क्या लेंगे? रेट पर पीरियड, रेट पर मंथ। आपको जो रेट दिया हुआ है वो 6% दिया हुआ है, 6% पर एनम। तो एक मंथ का हो गया 6%/12, 6%/12। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आए। टू द पावर n here is monthly compounding, so number of periods, number of months कितने हैं यहाँ पे? 6। तो इसको आप टू द पावर 6 कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। ऑलराइट, फिर आखिर में हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड? तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि फर्स्ट लेग में इतना इतना इंटरेस्ट आया था। भाई फर्स्ट लेग का तो इंटरेस्ट इनफैक्ट हमने निकाल ही लिया था। आपके 800 रुपये बन गए थे, 824 रुपये, तो आपने 24.18 कमाया। यहाँ पर आप निकाल लेंगे 1000 रुपीज़ बन गए थे, इतने इतने, उसका डिफरेंस कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए स्पून फीडिंग मैं नहीं कर रहा, एक एक चीज़ पूरी डिटेल में लिख कर दिखाऊं, तो बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू गाइज ऑल्सो टू वर्क, तो प्लीज़ आप भी साथ साथ में लिख लिख के करें। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इलस्ट्रेशंस खत्म होती हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलिए तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है? देखिए, आप लोगों को कोई 10% पर एनम ऑफर करें, फाइन। अब कोई बोले 10% पर एनम विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, ऐसे ऐसे देखें, कोई बोले 10% पर एनम सेमी एनुअल, और कोई बोले सपोज 10.5% पर एनम एनुअल। अब इनमें से कौन सी बेटर है? अब इनमें से कौन सी बेटर है? देखिए, आपको ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग देगा, मतलब आपको इसके पहले 6 महीने पे भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो इसके बारे में अच्छी चीज़ है। दूसरी वाली चीज़ सिर्फ सिंपल एनुअल कंपाउंडिंग है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर यहाँ पे तो यही बेटर आएगा क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, अब ये अगर सेमी एनुअल की जगह मंथली कंपाउंडिंग होता तो शायद 10% वाला बेटर निकल आता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसीलिए सिर्फ ये नहीं कि रेट कितना है, कंपाउंडिंग कितनी है, दोनों को मिला जुला के आपको एक चीज़ निकालनी है विच कैन बी कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तब जाके आप प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे कि भाई कौन सा
कौन से का रेट इफेक्टिवली कितना है, कौन से पे आप इफेक्टिवली कितनी कमाई कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए इनके तरीके से पढ़ लें। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, द इफेक्टिव रेट ऑफ अ ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट रेट। एग्जैक्टली, मतलब अगर कोई आपको 10% पर एनम लेकिन मंथली कंपाउंडिंग में दे रहा है तो एक्चुअली आपको 10% से ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि आपको बीच के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा। So if interest is compounded more than once a year, the effective interest rate for a year exceeds the per annum interest rate. Suppose you invest rupees 10,000 for a year at the rate of 6% per annum compounded semi-annually. Effective interest rate for a year will be more than 6% per annum since interest is being compounded more than once a year. For computing effective rate of interest, first you have to compute the interest. Let us compute the interest. आइए देखें। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके, तो इसने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से ही दिखाया। 10,000 आपका प्रिंसिपल था, 6% रेट था और 6 मंथ्स के बाद कंपाउंडिंग थी, तो 300 हो गया पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 10,000 प्लस 300 ये आपके अगले सेकेंड हाफ के लिए प्रिंसिपल हो गया। 10,300 पे आपने 6% फॉर 6 मंथ्स कमाया, 309 कमाया, तो टोटल देखिए 609 कमाया। अदरवाइज कितना कमाते, अदरवाइज 600 कमाते, तो आपने 9 रुपये एक्स्ट्रा कमाए। इंटरेस्ट ऑफ 609 कैन ऑल्सो भी कंप्यूटेड डायरेक्टली, ऑल राइट। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकालें? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंपली ऐसे सोचिए कि अगर मैंने इसको एनुअल पे लगाया होता, अगर मैं इसको एनुअल कंपाउंडिंग पे लगाया होता, तो इफेक्टिवली मैंने कितने कमाए। तो चलो यहीं के तरीके से देखिए, कह रहा है आई वही PRT/100 है ही, तो आपने इंटरेस्ट कितना कमाया 609। आपने इंटरेस्ट एक्चुअली वो था ना जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पढ़ा था, I = PRT/100, तो आपने इंटरेस्ट कमाया 609 एंड दैट शुड बी इक्वल टू पी कितना था आपका 1000, 10,000 into R we don't know, that is what you have to find, effective rate of interest, and into T यहाँ पे था 1 year divided by 100, तो यहाँ से आपका R निकल आएगा 6.09%। यहाँ से आपका R निकल आएगा 6.09%। सिंपल तरीके से ही देख सकते हैं कि भाई 10,000 रुपीज़ थे, वो इफेक्टिवली कितने बन गए होंगे। चलिए, तो thus if we compound the interest more than once a year, effective interest rate for the year will be more than actual interest rate per annum. But if interest is compounded annually, effective interest rate for the year will be equal to actual interest rate per annum. So effective interest rate can be defined as the equivalent annual rate of interest compounded annually if interest is compounded more than once a year. Effective interest rate can be computed directly by the following formula. All right. आइए example देखें, example 22. Rupees 5,000 is invested in a term deposit that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. Quarterly compounding ये कराता है. What will be the interest after 1 year? What is the effective rate of interest? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 year? तो हमने पढ़ा है A = P × 1 + R होल टू द पावर n, अमाउंट = P × 1 + R होल टू द पावर n। P था आपका प्रिंसिपल 5,000, रेट है आपका 6% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, तो आप इसको बाय 4 कर देंगे, याद होगा आपको। एन टू द पावर n, n इज इफेक्टिवली द नंबर ऑफ पीरियड्स। कितने क्वार्टर्स हैं? 1 साल है, तो क्वार्टर हो गए 4। तो दिस इज 5,000 इंटू 1 + 6% बाई 4 हो गया 1.5%। तो ये वाली फिगर आप निकाल लेंगे एंड ये वाली फिगर आपकी निकलेगी कहीं ना कहीं 5306.82। ये वाली फिगर आपकी आएगी 5306.82, आप इजीली निकाल के देख सकते हैं। 5306.82 आपकी फिगर आई। इसने पूछा था व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, तो इसमें से 5,000 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो ये आपका है 306.82। दिस विल बी द इंटरेस्ट दैट यू विल अर्न इन 1 year। अब इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपने 306.82 कमाए, कितने पे? 5,000 पे। कितने टाइम में? 1 year में, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव इंटू 100%, ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन गया। चलिए नेक्स्ट देखें। Find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 20,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi-annually। आइए देखें, 20,000 डिपॉजिट, ओके, तो A = P × 1 + R⁴ आपने डिपॉजिट कर रहे थे 20,000, तो 20,000 इंटू 1 + R, R⁴ n, अच्छा सॉरी, कंपाउंडेड सेमी एनुअली
तो इसको कर देंगे 8%/2 क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। 8%/2 and whole to the power n would be the number of periods and 1 year है। ओके तो 2, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसमें से 20,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो आ रहा है शायद 1632। इसने पूछा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो भाई 1632 कमाया कितने पे, 20,000 रुपये। तो ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया। आप देखेंगे दिस इज मोर देन योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। Example, which is a better investment? 3% per year compounded monthly or 3.2% per year simple interest? ओके तो इसने कहा कि एक तो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड फर्स्ट। इसने कहा 3.2% पर आनम अच्छा है या 3% पर ईयर लेकिन कंपाउंडेड मंथली अच्छा है। तो अलग अलग वेज हैं देखने के, बट ठीक है। आपको आपको आपके एनुअल वाले का तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 3.2%। अब देखते हैं आपके मंथली कंपाउंडिंग वाले का इफेक्टिव रेट कितना है। कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, सपोज 100 रुपीज़ डाले हमने, सपोज 100 रुपीज़ डाले हमने, 3% पर ईयर है तो 3%/12 हो जाएगा क्योंकि आपको रेट यहाँ पे रेट पर पीरियड डालना होता है, यानी इफेक्टिवली रेट पर मंथ। होल टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, इस केस में 12। आई थिंक यही डेटा आपको गिवन है 1. तो 100 × 1.0304 विच इज़ इफेक्टिवली 103.04, यानी आपको 100 रुपये पे कितने मिले, 3.04। तो कितना परसेंट मिला, 3.04%। और यहाँ पे मिल रहा था 3.2%। तो ऑब्वियसली 3.2% बेटर है, तो अब एनुअल कंपाउंडिंग के साथ 3.2% लेना चाहेंगे। चलिए, ऑल राइट। फिर ये आपकी एक्सरसाइज है। अब इसके बाद आते हैं एन्युटी पर। अब इसके बाद आते हैं एन्युटी पर। ओके, तो अभी तक जो आपने बातें डिस्कस करी ये काइंड ऑफ बेस था। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है तो आप अभी अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो मतलब ये तो एकदम पूरी लाइफ भर आपके साथ इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। आइए अब हम एन्युटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एन्युटी एटसेट्रा का क्या आइडिया है? आप लोगों ने ईएमआईज लोन्स के बारे में सुना होगा। कोई लोन लेते हैं फिर आप उसकी ईएमआई पे करते करते जाते हैं इक्वल इक्वल अमाउंट बहुत समय तक, तो दैट इज लाइक एन एन्युटी। फिर एक दूसरी टाइप की एन्युटी पॉसिबल है कि आप इक्वली, जैसे एसआईपी शायद आप लोगों ने सुना हो, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी, कि एक रेगुलर अमाउंट आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाते हैं और फिर वो आपका एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए ज़रा पढ़ें। In many cases, you must have noted that your parents have to pay an equal amount of money regularly, like every month or every year. For example, payment of life insurance premium, rent of your house, payment of housing loan, vehicle loan, etc. In all these cases, they pay a constant amount of money regularly. Time period between two consecutive payments may be 1 month, 1 quarter, or 1 year. Sometimes some people received a fixed amount of money regularly, like pension, rent of house, etc. In all these cases, annuity comes into the picture. When we pay a fixed amount of money periodically over a specified time period, we create an annuity. The annuity can be defined as a sequence of periodic payments regularly over a specified period of time. There is a special kind of annuity also called as perpetuity. Perpetuity मतलब infinite time तक चलता जाएगा. So there's a special kind of annuity called perpetuity. It is one where the receipt or payment takes place forever. Since the payment is forever, we cannot compute a future value of perpetuity. However, we can compute the present value of perpetuity. We will discuss this. Okay. So to be called an annuity, a series of payments or receipt must have the following features. Amount paid must be constant over the period of annuity and time interval between two consecutive payments must be the same. आइए जरा देखें, कह रहा है एक कांस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस कांस्टेंट अमाउंट हो एंड जो पीरियड है वो बीच बीच में सेम हो। तो यहाँ पर अगर ये अमाउंट्स अलग अलग हैं, आई एम सॉरी, ये एन्युटी नहीं है। पीरियड भले ही सेम है, यहाँ पर आपका पीरियड तो सेम है बट ये देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट पर मिसिंग मिसिंग हो गया। ये है आपके एन्युटी, यहाँ पे ये पीरियड रेगुलरिटी के साथ है, ये है आपके एन्युटी। आइए देखें, चलिए। So there is something known as annuity regular and something known as annuity due or immediate. एन्युटी रेगुलर किसको बोलते हैं? आज के दिन से अगर एन्युटी रेगुलर स्टार्ट करी तो अब ईयर के एंड पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, आपने आज के दिन स्टार्ट करी, पहली पेमेंट कब होगी? आज नहीं होगी,
इस पीरियड के एंड में होगी, सपोज मंथ या ईयर जो भी पीरियड है उस मंथ के एंड में पेमेंट करनी होगी, एंड में। और एन्युटी इमीडिएट क्या है, एक पेमेंट आज ही हो जाएगी, एक पेमेंट आज ही से स्टार्ट हो जाएगी, ना कि मंथ के एंड से। आइए जरा पढ़ें। एन्युटी रेगुलर, फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट, फर्स्ट पेमेंट और रिसीट इन द फर्स्ट पीरियड, मतलब टुडे, आज की आज कर दी जाएगी। एन्युटी मे बी ऑफ टू टाइप्स, एन्युटी रेगुलर, अच्छा वही चीज फिर से मेंशन्ड है। In annuity regular, first payment receipt takes place at the end of first period. Consider the following table, year 1, 2, 3, 4, 5, payments or receipts. We can see that first payment receipt takes place at the end of the first year, therefore it is an annuity regular. Annuity due or annuity immediate, यहाँ पर payment is done at the beginning of the period. When the first receipt or payment is made today, it is called annuity due or annuity immediate. Consider the following table. All right. We can see that first receipt or payment is made in the beginning of the first year. This type of annuity is called annuity due or annuity immediate. अब आइए इसकी फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मतलब किसी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करते हैं का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि अब आपने आज से पैसे लगाने स्टार्ट करें, आपने आज से पैसे लगाने स्टार्ट करें, तो फ्यूचर में ये कितने पैसे बन जाएंगे, फ्यूचर में ये अमाउंट कितना बन जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो सपोज आपको कोई बोले कि भाई अगले 10 सालों तक तुम हर साल के एंड में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, कर दो, बट फिर एंड में ये अमाउंट कितना बन जाएगा, एंड में ये अमाउंट कितना बन जाएगा, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। दैट माय फ्रेंड्स इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आइए देखें। फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। टुमारोज आगे की वैल्यू, आज जो आपने पैसा डाला है उसकी आगे की वैल्यू है ये। Future value is the cash value of an investment at some time in the future. It is tomorrow's value of today's money compounded at the rate of interest. Suppose you invest rupees 1000 in a fixed deposit that pays you 7% per annum as interest. हाँ, तो आपने कितने डाले, आपने 1000 डाले कहीं पे जो आपको 7% पर एनम देता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल हैव रुपीज 1070। दिस कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ 1000 एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑफ रुपीज 70। फिर the 1070 is the future value of 1000 invested for 1 year at 7%. We can say that 1000 today is worth 1070 in 1 year's time if the interest rate is 7%. Now suppose you invested 1000 for 2 years. How much would you have at the end of the second year? You had, okay, तो basically 107, देखिए ये देखिए मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, या चलो ठीक है। if you reinvest it, you end up having 1070 plus 7% इतना एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपके बेसिकली देखिए जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो बस आपने 1 2 3 4 5, आपने 5 बार 1-1 लाख रुपए डाले, आपने 5 बार 1-1 लाख रुपए डाले, तो एंड में ये अमाउंट कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट कितना बन बन जाएगा। ये वाले जो 1 लाख थे, ये सोचो इफेक्टिवली 1 2 3 4 4 सालों के लिए इन्वेस्टेड थे, तो ये अमाउंट बन जाएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% होल टू द पावर 4। ये अमाउंट इफेक्टिवली 1 2 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो ये अमाउंट बन जाएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% होल क्यूब। ये अमाउंट 2 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो ये बन जाएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% होल स्क्वायर। और ये अमाउंट 1 ही साल के लिए इन्वेस्टेड था, ये तो ये, और ये तो आज ही के दिन है, तो ये, तो इन सब को ऐड कर देंगे तो इफेक्टिवली आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल आएगी। इन्होंने तो खैर एक फॉर्मूला बना कर दिया है, बट लॉजिकली दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। चलिए आइए देखें। You invest rupees 3000 in a 2 year investment that pays you 12% per annum. Calculate future value of investment. So this question has absolutely nothing to do with annuity. This is a very simple question of compound interest. आपने कहीं पे 3000 रुपये डाले, आपका क्या था, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ आपका P कितना था, 3000। आपका रेट कितना था, 12% पर annum। और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। ये आपका एंड का अमाउंट निकल आएगा, ये आपका एंड का
अमाउंट निकल आएगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, फ्यूचर वैल्यू, अब आइए इस पे बात करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो वही चीज़ जो अभी ऊपर कर रहे थे हम बात, देखिए ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको भी दिखाया था। तो कुल मिला के लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट कुल मिला के ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर। दिस माय फ्रेंड्स इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर। ए if A be the periodic payment, the future value of annuity is given by this. N is the number and I is the interest and A is the amount, जितना amount आपने डाला। तो A into 1 plus I is the rate, 1 plus R to the power N minus 1, वही मैंने भी लिखा है इधर। फ्यूचर वैल्यू इज जितना अमाउंट आपने डाला, जितना अमाउंट आपने पीरियोडिकली डाला, दैट इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। तो जैसे सपोज क्वेश्चन हो ये कि भाई 1 लाख रुपए आपने 5 ईयर्स तक डाले एट द रेट ऑफ 10%। 1 लाख रुपए आपने 5 ईयर्स तक डाले एट द रेट ऑफ 10%। तो ए विल बी 1 लाख जितना आपने हर साल डाला, 1 प्लस आर, आर इज 10%, तो 10% टू द पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये यहाँ पे हो गया -1 अपॉन 10%। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आई होप आप लोगों को ये वाली फिगर निकालनी आती है। 1.1 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करने से आपका आंसर निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को प्लीज ध्यान रखना होगा। ए इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। आइए देखिए, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, गिवन 1.14 टू द पावर 7 इज इतना। तो आइए ज़रा हम फिर से हमारा फॉर्मूला लिख लें, क्या था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। अब इस पर अगर हम अप्लाई करना स्टार्ट करें, कितने रुपए डालें आपने? 500, 500 विल बी द ए, और आर कितना है? 14%, तो 1 प्लस 14% to the power n, n is the number of years, number of periods, 7 minus 1 divided by 14%। आई होप आप अप्लाई कर पा रहे हैं दोस्तों मेरे साथ साथ में, आई होप मेरे साथ साथ आप अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया 500 इंटू 1.14 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.14। ये फिगर आपको यहाँ पर गिवन है, मैं इसके आगे अभी नहीं सॉल्व कर रहा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आए। आइए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 27। रुपीज 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। आपने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं हर मंथ के आखिर में ऐसे अकाउंट में जो 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली का इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट गिवन दैट इतना इज इतना। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक मंथली एन्युटी है। अभी तक एनुअल एनुअल एन्युटी थी, अभी तक अब मंथली एन्युटी है। कुछ नहीं है, आप अभी तक लेते थे इफेक्टिवली रेट पर एनम, अब आप ले लेंगे रेट पर मंथ। आप लेते थे एन एज नंबर ऑफ ईयर्स, अब आप ले लेंगे एन एज नंबर ऑफ मंथ्स। रेस्ट एवरीथिंग दोस्तों इज गोइंग टू बी द सेम। आइए कितने डालें, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। तो आपने कितने डाले हैं? 200 रुपये। 1 प्लस आर, आर कितना है? 6%, 6% पर ईयर है, तो मंथली हो गया 6% बाई 12 यानी 0.5%। तो 1 प्लस 0.5% टू द पावर एन, कितने टाइम? 10th पेमेंट के बाद, -1 अपॉन अगेन आर इज 0.5%।
और ये वाली फिगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ये 1.005 टू द पावर 10 ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल आएगा। आई होप आप लोग साथ साथ में अच्छे से समझ समझ कर रहे हैं। फिर लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। अब सोचो, सोचो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एन्युटी ड्यू है जो एक सॉरी एन्युटी रेगुलर है जो एक रेगुलर एन्युटी है जो अगले साल से पेमेंट होनी स्टार्ट होगी। सपोज 5 इयर्स की है तो पेमेंट्स तो 5 ही होंगी, अगले साल से स्टार्ट होगी, साल के एंड से या महीने के एंड से। एन्युटी इमीडिएट हो गई, अभी से स्टार्ट होगी, तो पूरा का पूरा कैश फ्लो 1 साल पहले आ गया। पूरा का पूरा कैश फ्लो 1 साल पहले आ गया। इफेक्टिवली सारे के सारे जो पैसे हैं एक एक साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो गए। इफेक्टिवली सारे के सारे जो पैसे हैं वो एक एक साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो गए। तो इसीलिए आप इसने बड़े अच्छे से यहाँ पे बताया है कि आप नॉर्मल तरीके से उसको ऑर्डिनरी एन्युटी मान लीजिए। पहले आप उसे नॉर्मल तरीके से रेगुलर नॉर्मल एन्युटी मान लीजिए और फिर उसके बाद उसे 1+r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद उसको 1+r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इफेक्टिवली वो 1 साल के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो गया। बट क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेगुलर एन्युटी है या ये ड्यू या इमीडिएट वाली एन्युटी है, प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए जरा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 28, Z invest rupees 10,000 every year starting from today for the next 10 years. Starting from today, today है मतलब it is an annuity due or annuity immediate. So Z invest rupees 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate future value of annuity given that 1 plus okay. तो आपका नॉर्मल एन्युटी का फॉर्मूला था ये A × 1+r होल टू द पावर n -1 अपॉन r, राइट। अब हमारी क्या बात हुई थी, एन्युटी इमीडिएट है तो वही निकालो और फिर उसको 1+r से मल्टीप्लाई करो। वही निकाल के फिर उसे बस एक बार 1+r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए मैं आपको दिखाऊं, मैं यहीं से देख लेते हैं कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। एनुअली हो रही है तो सिंपल ही है। 10,000 आपने डाले हैं, 1+8% कितने टाइम के लिए, 10 ईयर्स के लिए, -1/8%, और फिर से 1+8% से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है अच्छे से। तो ये थी दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो किस टाइप के आपको इसमें सवाल आएंगे, वही जो अभी अभी आपने देखे कि भाई हमें इतने इतने डाले हैं, इतने इतने टाइम, तो बताओ ये कितने बन जाएंगे। इसके रिवर्स टाइप के भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं। हमें 10 साल के एंड में 10 लाख रुपए चाहिए, इतने इतने परसेंट मिल रहे हैं, तो बताओ हमें हर साल कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आपको एफ वी की वैल्यू है, आर और एन की वैल्यू है, आपकी ए की वैल्यू मिसिंग है, ये भी निकालने के अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स सी अगर आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। अब आया प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? बेसिकली जैसे ये इस्तेमाल होता है लोन्स में, ठीक है। आपने कुछ लोन लिया, आपने आज के दिन सपोज लोन लिया 20 लाख रुपीस का, और 10% पे के हिसाब से आपको आपका मैं अगले 5 ईयर्स में पे बैक कर दूँ। तो आप एक रेगुलर अमाउंट अगले 5 ईयर्स तक पे करते जाएंगे। बट आपने पैसे तो आज ही उठा लिए उसके, आपको 20 लाख मिले, जिसके अगेंस्ट आपने ये कुछ पेमेंट्स करी। तो इफेक्टिवली जो पेमेंट्स करी उन सब की प्रेजेंट वैल्यू ही आज के दिन 20 लाख हो गई। बेसिकली आप जो जो पेमेंट्स करने वाले हैं या जो जो रिसीट्स आपको मिलने वाली है रेगुलर बेसिस पे, उनकी आज के दिन की वैल्यू कितनी है। आइए देखें। We have read that future value is tomorrow's value of today's money compounded at some interest rate. We can say present value is today's value of tomorrow's money discounted at the interest rate. Future value and present value are related to each other. In fact, they are reciprocal of each other. Let's go back to a fixed deposit example. ठीक है, छोड़ो। अब आइए देखें कि कैसे निकाला जाता है द प्रेजेंट वैल्यू पी ऑफ। ओके, ये तो हमें पता है। आइए देखें, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू रुपी 1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का ही सवाल है। आइए जरा क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1
टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, मतलब आपको 1 रुपी मिलेगा कब, 2 साल के बाद, 10% पे। आपका वही जो था, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ ए इज द अमाउंट जो आगे वो बन जाएगा, पी इज द प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट करा होगा, एंड ओके। तो आगे बन कितना जाएगा, 1। अभी कितने इन्वेस्ट किए पता नहीं, लेट दैट बी पी। 1 + r कितना है, 10% होल टू द पावर 2। तो यहाँ से दोस्तों आपके p की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से आपके p की वैल्यू निकल आएगी। जो आपको ये आता है ना, ये जो आपने बहुत बार इस्तेमाल करा, उसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r होल टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r होल टू द पावर n। तो इससे भी आपकी लाइफ काफ़ी सिंपलर बन जाएगी। So now we are on present value of an annuity regular. Annuity regular क्या था? Annuity regular में आप लोग पीरियड के एंड में पेमेंट करनी स्टार्ट करते थे, पीरियड के एंड में पेमेंट करनी स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मतलब कि जैसे आपने कोई लोन लिया, मान लीजिए 20 साल का, और उसमें आप 1-1 लाख रुपए हर साल देंगे, तो आप आज के दिन कितने का लोन आपको इफेक्टिवली मिल सकता है, दैट वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। आइए ज़रा यहाँ के एग्जाम्पल के थ्रू देखें, या चलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। वी हैव सीन how compound interest techniques can be used for computing the future value of an annuity. We will now see how we compute present value of an annuity. We take an example. Suppose your mom promised to give you rupees 1000 on every 31st December for the next 5 years. सपोज टुडे इज 1 जनवरी, तो ये हो गया एन्युटी रेगुलर। क्यों? क्योंकि पेमेंट कब होगी? साल के आखिर में, पीरियड के आखिर में। तो 1 जनवरी को हम खड़े हैं, हमारी मदर ने हमें कहा है कि हमें हर साल के एंड में अगले 5 साल तक 1000 रुपीज़ देंगी। हाउ मच money will you have after 5 years from now? If you invest this gift of the next 5 years at 10%, for getting the answer, we'll have to compute future value. अगर ये पूछा है कि 5 साल के आखिर में कितने होंगे हमारे पास, तो वो तो आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। बट कह रहे, बट यू डोंट वांट 1000 टू बी गिवन टू यू ईच ईयर, यू इंस्टेड वांट अ लमसम फिगर टुडे। आपने कहा यार मेरे को मम्मी धीरे धीरे नहीं नहीं चाहिए, आपको जितने देने आप आज की आज ही मेरे को दे दीजिए। You instead want a lump sum figure today. Will you get rupees 5,000? No, you will not get 5,000, क्योंकि वो 1000 तो उनकी फ्यूचर वैल्यूज थी। आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतने पैसे आपको आज के दिन मिलेंगे। The answer is no. The amount that she will give you today will be less than 5,000. For getting the answer, we'll have to compute the present value of this annuity. For getting present value of this annuity, we'll compute the present value of the amounts. Okay. तो आपको जो पहले साल के एंड में 1000 मिलने वाले हैं, उन्हें अगर हम आज के दिन पे लेकर आएँ, तो हमें इफेक्टिवली 1 साल पीछे लाना होगा। हमें उसे 1 साल पीछे लाना होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r होल टू द पावर n। तो इफेक्टिवली अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r होल टू द पावर n कर देंगे। तो वही चीज़ करी दोस्तों, यहाँ पे एक ही साल से पीछे लाना था, तो इसको अपॉन 1 + 10% कर दिया। अगले वाले को 2 साल से पीछे लाना है, तो 1 + 10% का स्क्वायर, क्यूब टू द पावर 4 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इन सबको ऐड कर दिया गया, तो ये आया 3790.86। दिस इज इफेक्टिवली व्हाट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो 1000 रुपीज़ आप रेगुलरिटी के साथ करते जाएंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। Okay, thus the present value of annuity of 1000 for 5 years at 10% is 379.79. It means if you want lump sum payment today instead of 1000 every year, you will get 3790.79. The above computation can be written in formula form as below. The present value of an annuity is the sum of the present values of the payments. Okay, so यहाँ पे इन्होंने ये एक ये इन लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, ये इन लोगों ने फॉर्मूला बनाया है। वी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए, जितना अमाउंट आप रेगुलरली दे रहे होंगे, 1 + r होल टू द पावर n-1 अपॉन r 1 + r होल टू द पावर n। आई थिंक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में ये सब तो कॉमन था ही, इतना तो कॉमन था ही। उसके सिवा बस ये 1 + r होल टू द पावर n से डिवाइड कर दिया गया। इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। आपको याद करने पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आपको अगर फ्यूचर वैल्यू वाला याद है,
तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इतना था, आपको बस और बस उसे 1 + r होल टू द पावर n से डिवाइड कर देना है, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला बन जाएगा। वेर p इज 1 + r। ओके ठीक है, तो हम इसी के साथ रहेंगे। ओके आइए देखें। Suppose your dad purchases a car for rupees 5,50,000. He gets a loan of 5 lakh at 15% per annum from a bank, and balance 50,000 he pays at the time of purchase. Your dad has to pay the whole amount of loan in 12 equal monthly installments with interest starting from the end of the first month. Now we have to calculate how much money has to be paid at the end of every month. We can okay. तो basically देखिए हमारी क्या बात हुई, v is equal to a into 1 plus r whole to the power n minus 1 upon r 1 plus r whole to the power n। ये हमारी बात हुई वेर दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द रेगुलर अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है इज 5 लाख रुपीज़, क्योंकि आप जितने 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 फ्यूचर में देंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन 5 लाख रुपीज़ है। तो 5 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू ए इज जो आपको निकालना है, आर कितना है दोस्तों 15% पर एनम, लेकिन इसमें मंथली है तो आप उसको वैसे कर देंगे 15% डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, आई थिंक 1.25% आपका बन जाएगा। तो 1 + 1.25% होल टू द पावर n कितना टाइम है 12, 12 minus 1 upon r which is 1.25% into 1 plus 1.25% होल टू द पावर 12। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इन्होंने भी कुछ वैसा सा ही कर रखा है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी हम नहीं सॉल्व सॉल्व कर रहे। जनरली ऐसा सा कुछ होगा तो ये फिगर्स वो लोग आपको देंगे, बट आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई कि हमने कैसे क्या किया। एक बार इसको बैठ के प्लीज़ देख लीजिए, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, एस बोरोज 5 लाख, ये पुराना डिलीट कर देते हैं। ओके, S borrows rupees 5 lakh to buy a house. If he pays equal installments for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? तो आपने आज के दिन बोरो करे हैं 5 लाख रुपीज़, यानी ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। हमारा ये फॉर्मूला था, तो ये हमें अमाउंट की वैल्यू चाहिए। ओके आर कितना है 10%, वो है ओके 1 + 10%, टाइम कितना है 20 ईयर्स, -1/10%, 1 + 10% होल टू द पावर 20। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। हम सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी मैनेजेबल क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखें आइए, rupees 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? 5,000 आप दे रहे हैं हर साल, ओके कितने टाइम के लिए 10 इयर्स, और रेट है 14%। तो इसने पूछा कितना लोन अमाउंट होगा यानी आज के दिन। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू पी, जो भी v इज इक्वल टू ए इंटू 1 + r होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r 1 + r होल टू द पावर n। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 5,000 इंटू 1 + 14% होल टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन, हाँ 14%, 1 + 14% होल टू द पावर 10, एंड इस तरीके से आपका आंसर अगेन निकल आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 33। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000 by making a down payment of ₹3,000 and agreed to make equal annual payment for 4 years। तो टोटल है 13,000 का, बट आपने 3,000 की तो डाउन पेमेंट कर ही दी, तो लोन इफेक्टिवली कितने का हुआ 10,000 रुपीज़ का। How much would be each payment if the interest on unpaid amount be 14% compounded annually? By V is equal to A
देखिए मैं हर बार फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखता हूँ जिससे कि आपको याद होता जाए, आपको भी इसी तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो आपका लोन है इफेक्टिवली 10,000 का, ये अमाउंट आपको निकालना है, 14% का रेट है, टू द पावर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो पावर 4 - 1 अपॉन 14% इंटू 1 + 14% होल टू द पावर 4। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर फिर से निकल आएगा। काफ़ी मैनेजेबल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो आपने करा वो था एन्युटी ड्यू, सॉरी एन्युटी रेगुलर, अब है एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट, मतलब अभी से। Present value of an annuity due for n years the same as annuity regular for n-1 years plus an initial receipt in the beginning. Calculate the present value of annuity due involves the following steps. देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, जो जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल लॉजिकल सी बात लिखी है। इन्होंने बोला एन्युटी रेगुलर मतलब 1 साल बाद से पेमेंट। सपोज एक 5 ईयर की एन्युटी रेगुलर होती है, उसका क्या अर्थ होता कि अब से 1 साल के एंड में 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। अगर कोई 6 ईयर्स की एन्युटी इमीडिएट होती तो क्या होता, एक पेमेंट अभी होगी, फिर एक 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद। तो 5 ईयर की एन्युटी रेगुलर और 6 ईयर की एन्युटी ड्यू में क्या फ़र्क हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक जो इनिशियल पेमेंट आपने करी है उसका फ़र्क हुआ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो उन्होंने यहाँ बड़े अच्छे से लिखा है मैं भी समझा दूँ आपको। अगर आपको एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप उसका पीरियड एक कम कर दीजिए। अगर 6 साल की एन्युटी ड्यू है उसको 5 ईयर्स कर दीजिए और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए नॉर्मल एन्युटी रेगुलर की तरह, और फिर उसमें इनिशियल इंस्टॉलमेंट को एक बार ऐड कर दीजिए। मतलब इफेक्टिवली दोस्तों कुछ ऐसा, v इज इक्वल टू ए इंटू 1 + r होल टू द पावर n-1, 1 साल कम, -1/r 1 + r टू द पावर n-1 प्लस ए, एक बार इंस्टॉलमेंट को और ऐड कर दीजिए जो आपने एक्स्ट्रा अभी 0 पॉइंट इन टाइम पे पे करी होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। याद रखने का यही जुगाड़ है जो मैंने आपको बताया, 1 साल कर दीजिए कम और उसमें एक बार के इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दीजिए। आइए ज़रा पढ़ें। अ, हाँ देखिए ये यही क्या हुआ इधर भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर starting from today for the next 5 years. You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this annuity? तो उन्होंने आज से देना स्टार्ट किया, आज से देना स्टार्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इट इज एन्युटी इमीडिएट। तो ओके, कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, और आप इसको वो कर देते हैं when receive and get 10% this what is the present value। ऑल राइट, हमने क्या बात करी थी एन्युटी इमीडिएट की कि उसका पीरियड 1 साल घटा दो और एन्युटी ड्यू की तरह उसको ट्रीट करो, एन्युटी रेगुलर की तरह, आई एम सॉरी। 10,000 इंटू 1 + r कितना है दोस्तों, 10%, कितने टाइम के लिए था, 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, -1/10%, 1 + 10% होल टू द पावर 4, एंड एक बार इंस्टॉलमेंट आपको और ऐड कर देनी है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई। यही बात हमने एग्जैक्टली ऊपर करी थी भाई, जितने भी टाइम का पीरियड दिया हुआ है उससे एक पीरियड घटा दो और उसका एन्युटी नॉर्मल रेगुलर वाला फॉर्मूला लगा दो और फिर उसके बाद उसमें एक बारी का इंस्टॉलमेंट को और ऐड कर दीजिए। चलिए आइए ये वाला टॉपिक देखिए, सिंकिंग फंड। It is the fund credited for a specified purpose by way of sequencing of periodic payments over a time period at a specified interest rate. Interest is compounded at the end of every period. Size of sinking fund deposit is computed from A is equal to P, where A is the amount to be saved. आइए एग्जाम्पल ही देखें, I'm sure it is nothing new. How much amount is required to be invested every year so as to accumulate rupees कितने, 3 lakhs, 3 lakhs uh, at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%. So this is nothing but future value of an annuity. This is future value of an annuity regular. आई होप ये बात आपको समझ आई, क्योंकि इसने बोला एंड में 3 लाख रुपए चाहिए, इसने कहा कि हमें एंड में 3 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो जो भी तरीका था, बेसिकली फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द अमाउंट इंटू 1 + r होल टू द पावर n-1 अपॉन r। आई थिंक ये हमारा फॉर्मूला था, इसके थ्रू हम लोग करते थे। तो 3 लाख रुपीज़ आपको चाहिए आखिर में,
एंड कितने डालने हैं वही इसने पूछा है। 1 + r कितना है, 1 + 10%, कितने टाइम के लिए, 10 years, -1/10%। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ऑलराइट। ओ हाँ, इन्होंने भी देखिए दिखाया हुआ है एग्जैक्टली भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एप्लीकेशंस लीजिंग, आइए पढ़ें। लीजिंग समझते हैं, रेंट पे लेना, रेंट पे देना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओवरऑल दिस, ओके आइए देखें। लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द असेट अलाउज द यूजर ऑफ द असेट to use the asset for a defined period of time for a consideration payable over a given period of time. This is a kind of taking an asset on rent. How can we decide whether a lease agreement is favorable to lessor or lessee? It can be seen by the following example. आइए दोस्तों समझे, जैसे आई बीन ट्राइंग टू से, क्वेश्चन अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ सीख गए हैं जो जो आपको चाहिए, बट सब तब भी कुछ लोग उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे और कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि सबका इंफॉर्मेशन सेम है। क्या फ़र्क है? सवाल समझने का फ़र्क है, सवाल समझने का फ़र्क है, इसलिए ध्यान से सवाल समझे। आइए, ABC Limited wants to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for a 5-year period. It has a fixed rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from end of the first year. Suppose rate of interest is 14% compounded annually on which money can be invested. Is this agreement favorable to the company? तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि आपने कोई वो लिया, आपने आपके कोई असेट है 3,60,000 का, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको लीज पे किसी को दे देता हूँ। कितने पे? 1,05,000 रुपए की लीज पे। 1,05,000 रुपए की लीज पे आप कितने टाइम के लिए देने का सोच रहे हैं? आई थिंक फॉर 5 years। 5 years के लिए देने का सोच रहे हैं, रेट है 5%। तो कुल मिला के दोस्तों सवाल ये है कि अगर मैं ये आज के दिन खरीदता हूँ तो मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 3,60,000। अब मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे मिलेगा क्या। मेरे को लीज रेंट्स मिलेंगे, मुझे लीज रेंट्स मिलेंगे एनुअली फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो मुझे यही देखना है कि वो जो लीज रेंट्स मेरे को मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कि मेरे लिए वो इनफ्लो ज़्यादा है या मेरे लिए 3,60,000 का आउटफ्लो ज़्यादा था। तो मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? 1,05,000 मिलने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। मुझे उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। तो ये वही हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू का आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा था। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू का आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा था। यस, तो बस अब आपने यहाँ पर लगा दिया और आपका आंसर निकल आएगा। 1,05,000, 1 + कितना परसेंट था? 14%, होल टू द पावर 5 - 1/14%। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर दोस्तों निकल आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल 37। A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250। अब एक कंपनी है, उसको ये मशीन चाहिए। एक कंपनी है, उसको ये मशीन चाहिए। उसने कहा या तो तुम 4,000 रुपये की अभी पेमेंट कर दो, मतलब या तो खरीद लो, खरीदने में 4,000 रुपये लगेंगे, या फिर तुम इसे रेंट पे भी ले सकते हो 1,250 रुपीज़। आपने इस टाइप की डिबेट्स पढ़ी होंगी ऑनलाइन कि आपको घर खरीदना चाहिए या घर रेंट पर लेना लेना चाहिए। तो ऐसे ही 4,000 रुपये में या तो आप खरीद सकते हैं या आप 1,250 पर एनम पे 4 साल के लिए रेंट पर ले सकते हैं। कह रहा है कौन सा बेटर है अगर 14% का रेट है तो एक ऑप्शन में जिसमें आप खरीद रहे हैं आपके जेब से सीधा सीधा 4,000 रुपीज़ का आउटफ्लो है। तो एक तो फिगर हो गई वो कि भाई 4,000 रुपीज़ मेरी जेब से जाएंगे, एक तो फिगर हो गई वो। दूसरी फिगर क्या है कि मेरी जेब से अगले 4 सालों तक 1,250 जाएंगे, तो आज के दिन इफेक्टिवली मेरी जेब से कितने गए? दैट वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, दैट वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। ओ ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, सॉरी। इसे 1 + 14% होल टू द पावर 5 भी करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इधर भी 1,250 इंटू 1 + 14% होल टू द पावर 4 - 1/14% एंड 1 + 14% होल टू द पावर 4। इससे इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर निकल आएगा।
चलिए, फिर उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स परचेजिंग एन असेट विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ मनी टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट्स विच वुड फ्लो अक्रॉस द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट. For taking investment decision, we compare the present value of cash outflow and present value of cash inflows. If present value of cash inflow is greater than present value of cash outflow, decision should be in the favor of investment. Okay, बहुत ही सिंपल बात है. आइए जरा पढ़ें क्वेश्चन. A machine can be purchased for rupees 50,000. Machine will contribute rupees 12,000 per year for the next 5 years. Assume borrowing cost is 10% per annum compounded annually. Determine whether machine should be purchased or not. बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है. आज के दिन अगर ये मशीन खरीदते हो, देखिए, चलिए छोड़िए, क्या सोचना है आपको कि नहीं किसी भी सवाल में इनफ्लो वर्सेज आउटफ्लो, इनफ्लो वर्सेज आउटफ्लो, इनफ्लो शुड बी ग्रेटर, आउटफ्लो शुड बी स्मॉलर, और एट बेस्ट दे शुड बी इक्वल फॉर सम प्रोजेक्ट टू बी एक्सेप्टेबल. अगर कहीं पे आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ नहीं जाएंगे. यही क्वेश्चन आप देखिए. क्वेश्चन में लिखा है कि आज के दिन आप एक मशीन खरीद सकते हैं कितने में, 50,000 रुपीज़ में. और ये मशीन जो है ये 12,000 रुपये पर ईयर देगी. कब तक? अगले 5 साल तक. तो और 10% है रेट. तो बताओ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए. तो एक ऑप्शन में आउटफ्लो कितना है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज 0 पॉइंट टाइम पर आपका आउटफ्लो. अब देखते हैं कि आपको इनफ्लो कितना होगा. 12,000 रुपये होगा कितने टाइम, अगले 5 साल तक. 12,000 रुपये होगा अगले 5 साल तक. तो अब आपको देखना है कि मेरा इनफ्लो है कितना. तो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैसे निकल आती थी, ए इंटू 1 + r⁻n - 1 अपॉन आर, या और 1 + r होल टू द पावर एन. ये फॉर्मूला प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हमने करा था डिस्कस. तो आपका 12,000 हो गया आपका ए, रेट हो गया आपका 10%, टाइम कितना हो गया 5 years -1 अपॉन 10%, 1 + 10% होल टू द पावर 5. ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा. दैट इज कमिंग टू 45,489. तो दोस्तों आउटफ्लो तो आपके जेब से हुआ 50,000 और इनफ्लो हो रहा है सिर्फ 45,489 रुपीज़ का. सॉरी, दिस मशीन शुड नॉट बी बॉट. दिस ऑप्शन इज नॉट वायबल. Next, a machine with useful life of 7 years cost rupees 10,000, while another machine with useful life of 5 years cost 8,000. The first machine saves labor expenses of rupees 1,900 annually, and the second one saves labor expenses of 2,200 annually. Determine the preferred course of action. Assume cost of borrowing is 10% compounded per annum. आइए देखें. जो फर्स्ट मशीन है, लेट अस कॉल द मशीन ए एंड मशीन बी. जो फर्स्ट मशीन है उसकी कॉस्ट दोस्तों 0 पॉइंट टाइम पे 10,000 रुपीज़ है. ब्रैकेट्स में नेगेटिव कैश फ्लोज को दिखाते हैं, आपको ये बात पता होगी. तो ए जो है उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 10,000, लेकिन ये आपको 1,900 रुपीज़ पर ईयर बचाएगी. सेविंग्स होंगे आपकी 1,900 रुपीज़ पर ईयर, और ये कुल कितने टाइम की है, 7 years की. ऐसी है क्या मशीन बी. मशीन बी का क्या सीन है, मशीन बी है 8,000 रुपीज़ की, और ये आपके बचाएगी 2,200 रुपीज़ पर ईयर. कितने टाइम तक, फॉर 5 years. फॉर 5 years. तो अब देखते हैं कि अगर हम पहली मशीन लेते हैं तो नेट हमारा क्या होगा. नेट में आपके 10,000 रुपये तो गए, 1,900 रुपीज़ पर ईयर आपके अगले 7 years तक बचे. रेट है 10%. तो ये जो इनफ्लोज हैं 1,900 पर ईयर के इनफ्लोज, आइए ज़रा उनको देख लेते हैं. इस यहाँ से आपकी फिगर निकल आएगी कि कुल मिला के प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, कि कुल मिला के आपकी सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई. तो वो आ रही है आपकी 9,250. ये आ रही है 9,250. अब आपने खरीदी कितने की थी, 10,000 की. सेविंग्स आ रही है 9,250 की. तो कुल मिला के तो नेगेटिव हो गया. मतलब आपकी लाइफ में इस मशीन से एक -10,000 हुआ, लेकिन एक प्लस हो गया, इतना प्लस हो गया 9,250. बट नेट तो आई एम सॉरी टू से माइनस ही चल रहा है, -750 चल रहा है. ओके, लेट्स सी. दूसरे पे आइए, दूसरी मशीन पर आते हैं. दूसरी मशीन ने हमें क्या दिया, दूसरी मशीन ने हमें 2,200 पर ईयर बचाए फॉर 5 years.
आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करने हैं प्लीज़। मेरे लिए स्क्रीन पे दिखाना मुश्किल है कैलकुलेटर पे, बट आप लोगों को करने हैं सॉल्व। तो ये वाली फिगर आ रही है आपकी 8300, 8339.74। अब ये वाली मशीनरी अच्छी है, इसकी कॉस्ट थी सिर्फ 8000 और ये बचा रही है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपको सेकंड मशीन खरीदनी चाहिए। ऑलराइट, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखें, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अ बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम और आपको लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन चाहिए तो हाँ वो भी बैंक के पास जाते हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक को बॉन्ड्स बेचती हैं, उन पे कुछ फेस वैल्यू होती है और उस पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए हमने और आपने वो बॉन्ड खरीदा, तो उसकी फेस वैल्यू है मान लीजिए 1000, उस पे कूपन रेट है 12%, तो 1000 का 12% 120 रुपीज़ हमें हर साल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, और उसे 5 साल बाद 10 साल बाद वो रिडीम कर दिए जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ होती है बॉन्ड। आइए पढ़े यहाँ से, अ बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी इन विच द इशूअर ओज द होल्डर अ डेट एंड इज obliged टू repay द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बॉन्ड्स आर जनरली इशूड फॉर अ फिक्स टर्म लॉन्गर देन 1 year। आइए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एन इन्वेस्टर इंटेंट्स परचेजिंग अ 3 year, ओके, तो ये इसका पीरियड है, 1000 रुपीज़ ये इसकी फेस वैल्यू है, पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ये उस पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a rate of return of 14%। देखिए आपने ये बॉन्ड खरीदा, कितने में खरीदा अभी नहीं पता, वही एक्चुअली पूछा है कि कितने में खरीद सकता है। 3 साल का ये बॉन्ड है, मतलब 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और थर्ड ईयर के आखिर में ये रिडीम कर दिया जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 1000 और इस पे इंटरेस्ट रेट है 10%, मतलब 10% ऑफ 1000 यानी 100 रुपये आपको हर साल इंटरेस्ट के रूप में मिलते जाएंगे। कितने साल तक? फॉर 3 years। और थर्ड ईयर के आखिर में आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a rate of return of 14%। तो दोस्तों सोचते हैं, अगर आपने ये बॉन्ड खरीद लिया आज के दिन, तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। तो आपकी लाइफ में आपको 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के आखिर में मिलेंगे, 100 रुपीज़ सेकेंड ईयर के आखिर में मिलेंगे, 100 रुपीज़ थर्ड ईयर के आखिर में मिलेंगे, और थर्ड ईयर के आखिर में 1000 रुपीज़ और मिलेंगे, तो टोटल आपको 1100 रुपीज़ मिलेंगे। अब यही पूछा है कि आप कितने रुपए देने को तैयार होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि अब इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की टर्म्स में सोचते हैं, कितना इनफ्लो आया और कितना इनफ्लो गया, मतलब कितना आउटफ्लो गया। तो ये आपके इनफ्लोज हैं। तो अब हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आज की टर्म्स में कर लेते हैं। तो 1 साल से प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, कितना था, 14% था शायद। 100 प्लस अपॉन 1 + 14%, फिर 100 अपॉन 1 + 14% का स्क्वायर, और ये हो गया 1100 अपॉन 1 + 14% का क्यूब। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके इनफ्लोज का सम है। ये फिगर आएगी आपकी 907.125, यानी ये आपके इनफ्लोज का सम है। तो अब मैक्सिमम इतना ही आउटफ्लो करना चाहेंगे, अब मैक्सिमम इतना ही आउटफ्लो करना चाहेंगे, अब इससे ज़्यादा आउटफ्लो नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, फिर परपेचुटी। परपेचुटी मतलब इनडेफिनिट टाइम तक। एनुटी थी एक डेफिनेट टाइम तक, 5 साल 10 साल। परपेचुटी होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू तो निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमेशा 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 के लिए ही चलती जाएगी उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, कब कब निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना पॉसिबल है। तो मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 100 रुपये हर साल पूरी ज़िंदगी दूंगा और मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू निकालना दोस्तों ट्रस्ट में पॉसिबल है। एपीजीपी में आपने इन्फाइनाइट जीपी वगैरह वाला कंसेप्ट पढ़ा है, बट ठीक है, आई थिंक मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। कुल मिला के बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, प्रेजेंट वैल्यू होता है R/I,
जितना भी आपको पैसा मिल रहा है, सपोज आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं और मार्केट रेट है 10%, तो बस 100 रुपीज़ पर ईयर मिल रहे हैं आपको, तो 100/10%, 100/10% यानी 1000 रुपीज़। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको पूरी जिंदगी 100 रुपये दूंगा इनफाइनाइट टाइम तक, वर्सेस मैं आपको आज के दिन 1000 रुपये दे दूं, दे विल बोथ मीन द सेम थिंग, दे विल बोथ मीन द सेम थिंग। आइए देखें एग्जाम्पल 41। Ramesh wants to retire and receive rupees 3000 a month. He wants to pass this monthly payment to future generations after his death. तो रिटायर होने के बाद वो कहता है मेरे को 3000 रुपये पर मंथ मिलने चाहिए मुझे भी और मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी, मतलब इन्फिनिट टाइम तक। He can earn an interest at 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? तो आपको ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये आपको मंथ्स में दिया हुआ है, तो रेट भी आपको मंथली निकाल लेना चाहिए। 8% पूरे साल का है तो 8%/12 हो गया, ये हो गया अराउंड 0.66%। अब वही जो हमारी बात हुई थी, आपको अमाउंट अपॉन रेट कर देना है, इफेक्टिवली 3000 डिवाइड बाई 0.6666%। तो इतना अमाउंट यानी कि 4,49,775, रफली 4.5 लाख आएगा। अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, तो आप और आपकी इस आने वाली सारी पुश्तें 3000 रुपये पर मंथ रिसीव कर पाएंगी। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी। आपको 3000 मिले, फिर आपको थोड़े और ज़्यादा चाहिए, थोड़े और ज़्यादा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे परपेचुटी का आपका फॉर्मूला था R/I, यहाँ पर है आपका R/I-G। जो भी आपकी ग्रोथ है डिनोमिनेटर में रेट में से आप ग्रोथ माइनस कर देंगे। आइए दिखाऊं, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। मतलब आपको अगले साल मिलेंगे 50 और ये 5% पर एनम जिंदगी भर बढ़ते जाएं, ये 5% पर एनम जिंदगी भर बढ़ते जाएं, तो आप उसके आज के दिन कितने पैसे देने को तैयार हो गए। तो जैसे हमारी बात हुई कि परपेचुटी की वैल्यू होती है इतनी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R/I-G। आर कितना कितना चाहिए आपको, 50 रुपये पर एनम, किस रेट, 7% माइनस 5%, तो इफेक्टिवली 50/2%, ये वाली फिगर आ जाती है आपकी 2500 रुपये। तो 2500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 2500 रुपये अगर मतलब अगर आप कहीं डाल देते हैं, तो आपको इतना अमाउंट 5% की ग्रोथ के साथ इनडेफिनेट टाइम तक मिलता रहेगा। तो नाउ वी आर ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू 4.12 नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी बहुत ही फेमसली दिस इज कॉल्ड एनपीवी। अब आगे इंटर फाइनल सारे लेवल्स पर डिस्कस करेंगे एनपीवी। ओके, तो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए दिस टिपिकली हैज टू डू विद कैपिटल बजटिंग, इज समथिंग नोन एज कैपिटल बजटिंग। ओके, बेसिकली आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करें, आप किसी मशीन में पैसे लगाएं, जैसे हमने ऊपर भी क्वेश्चंस देखे, आपने कहीं पे भी लगाए लगाए पैसे। अब आप देखते हैं कि उससे फ्यूचर में आपको कितना क्या मिलेगा, उससे फ्यूचर में आपको कितना क्या मिलेगा। जितना आपके इनफ्लोज आएंगे आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए, जितने आपके इनफ्लोज आएंगे आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए। आ गया इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, आपके जीरो टाइम पॉइंट इन टाइम पे जितने गए थे वो आपका आ गया आउटफ्लो। तो ये इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू वर्स उसमें से आपने लेस कर दिया आउटफ्लो, ये जो फिगर बच गई दिस इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज एनपीवी, विच इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिनकी एनपीवी एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव या जीरो आए, एटलीस्ट जीरो आए, इफ नॉट पॉजिटिव। आइए देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉरी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल आउटफ्लो। वही जो मैंने आपको आपको बताया कि आपने जितना जितना भी आपका इनफ्लो आया है उनकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जितने आपने लगाए हैं। Since it might be possible that some additional investment may also be required during the lifetime of the project, then appropriate formula shall be net present value is present value of cash inflow
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आपको बोला था एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, लेस देन जीरो है तो उसे रिजेक्ट कर दीजिए, बिकॉज इन दैट केस यू आर इफेक्टिवली लूजिंग मनी। आइए एग्जाम्पल देखें। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट with a net investment of rupees 1 lakh, and net cash flows per cash flows year 1 is 55,000, for year 2 is 80,000, and for year 3 is 15,000. Further, the company's cost of capital is 10%. All right. तो आइए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डेटा एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली आपने इन्वेस्ट करे हैं 1 लाख रुपीज़। इनिशियली आपने इन्वेस्ट करे हैं 1 लाख रुपीज़ एंड ओके, तो ये हो गया आपका आउटफ्लो। अब देखते हैं कि आपके इनफ्लो में क्या क्या है। आपका इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 55,000, सेकेंड ईयर में है 80,000 एंड थर्ड ईयर में 15,000। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी शांति से हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये हो गया 0 पॉइंट इन टाइम। इसमें आपके लग गए, कितने लग गए? 1 लाख रुपीज़ लग गए। ओके, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आए कितने आए? 55,000 आए। सेकेंड ईयर में कितने आए? 80,000 आए। थर्ड ईयर में कितने आए? 15,000 आए। ये तीन आपके इनफ्लोज हैं, ये एक आपका आउटफ्लो है। आपको यहाँ पे खड़े होके आप डिसीजन लेने का ट्राई कर रहे हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे, आप इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आ जाएंगे। वो आपके इनफ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी और उसमें से आप अपने आउटफ्लो को माइनस कर देंगे। दैट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको इसमें वैसे आप करते तो क्या चीज़ करते, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आप इस 55,000 को प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए कितना परसेंट है? 10%। तो आप 55,000 को अपॉन 1 प्लस 10% कर देते। 80,000 क्योंकि 2 साल से प्रेजेंट वैल्यू आएगा, आप इसे 1 प्लस 10% का स्क्वायर कर देते। और ये 15,000 3 साल से पीछे आएगा तो इसे 1 प्लस 10% का क्यूब कर देंगे और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। और फिर इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, वो आपके इनफ्लो हो गया, उसमें से 1 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे। दैट विल बी योर आंसर। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यानी इफेक्टिवली आपको 55,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.909 से, 80,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.826 से, एंड 15,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.751 से। एंड इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख माइनस करने के बाद भी आपकी नेट वैल्यू बच रही है 27,000 रुपीज़। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। ग्रेट। फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कर लिया था हमने ये सब डिस्कस। ऑल राइट। फिर आया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ये आपका इन्फ्लेशन एटसेट्रा से लिंक्ड है। नॉमिनल होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद का, और रियल होता है विदाउट इन्फ्लेशन। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आइए ज़रा लॉजिकली पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ही सीधा समझते हैं CAGR। Suppose the revenue of a company for 4 years, VT in the above formula, has been 13, 14, 15, 16 तक ये तो आपका 13 में रेवेन्यू था 100, फिर 120, फिर 160 एंड 210। इसने पूछा कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि कुल मिला के कितनी ग्रोथ हुई। ये जानना चाह रहा है कि कुल मिला के कितनी ग्रोथ हुई। तो ऐसे आप सोचिए कि 2013 में 100 था, 2013 में 100 था, और 2016 में 210 था। तो बीच में क्या क्या हुआ ठीक है, बट कुल मिला के 3 साल में 2013 से स्टार्ट हो गया 14, 15 और 16, 3 साल में 100 से हो गया 210, 100 से हो गया 210। तो ये जो कुल मिला के जो हुआ, आपको इसकी ग्रोथ रेट निकालनी है। लेट द ग्रोथ रेट बी आर। तो आई थिंक इतना बन जाएगा। 100 अगर आर के रेट से ग्रो होगा तो वो इतना बन जाएगा, दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू 210। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा।
अभी 1/3 पार निकालना आपको नहीं आता, मैं भी उसमें नहीं घुसूंगा, बट ये अगर आप निकाल पाए तो आपका आंसर निकल आएगा। ओह, और इस तरीके से दोस्तों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।